अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल रिक्वेस्टेड नावल एतबार मोहब्बत आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नए लोग, नए चेहरे। उसकी यूनिवर्सिटी में कोई जानने वाला नहीं था, मगर वो जुनून और जज्बे उसको कमज़ोर नहीं पड़ने दे रहे थे। अपना बैग कांधे से लटकाए, हाथ में फाइल पकड़े और आंखों पर स्याह चश्मा लगाए यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा था, जिसके आगे उसका मुस्तकबिल उसको खुश आमदीद कह रहा था। जैसे कबूल करते हुए उसने कदम अंदर रखा। चंद गाम चले थे जब सरगोशियां सुनाई दी और उसके कदम जमकर रह गए। वही अल्फाज जो वो सुनना नहीं चाहता था कानों की जीनत बन रहे थे। अरे कोई देखो तो, आज हमारी यूनिवर्सिटी में कौन आया है? ये शहरोज मलिक का बेटा। यार कमाल, क्या इसने भी? जरा गौर से देखो, कहीं से अपने बाप की औलाद नहीं लगता। कहाँ वो इतना बड़ा बिजनेसमैन और कहाँ ये इसने आसाइशों की कदर नहीं की। कोई किसी कोने से बोला था, कुछ लोग नाशुक्रे ही जन्म लेते हैं, इसमें इनका अपना कोई कसूर नहीं होता। ये अल्फाज निश्तर बनकर चुभ रहे थे। वो यूनिवर्सिटी के वस्त में खड़ा था। उसके चारों ओर ये नए चेहरे जिनको वो बिल्कुल नहीं जानता था, उसको बहुत अच्छे से जानते थे। और वजह उसका बाप था। उसको अब इस लफ्ज से चिढ़ होने लगी थी। उसका दिल दुखा था। जिस दिल में उम्मीदें भरकर लाया था, आज इसी तरह टूटा था जैसे किसी इमारत को बारूद मारकर रेजा रेजा किया जा रहा हो। मगर किसको दिल का हाल बताता? कोई गमख्वार होता इस वक्त तो वो तन्हा ना होता। मगर खुद से किए वादों को अब पूरा करना था। लोगों की आवाज़ों पर कान नहीं धरने थे, क्योंकि वो इतना तो जान गया था कि कमज़ोर दिल लोगों को लोग जीने नहीं देते। लोगों के जुमले अब भी कानों से टकरा रहे थे, मगर वो लापरवाह बनकर आगे बढ़ गया। वो क्लासरूम में सबसे अलग थलग बैठी थी, सबसे अनजान और बेपरवाह। आंखें शायद किसी को खलाओं में ढूंढ रही थी। एक्सक्यूज मी, कोई उसके करीब बोला तो वो एकदम सीधी हुई। जी, आपने बुलाया? इस तरह अकेली क्यों बैठी हैं? क्या यहाँ कोई नहीं आपका भी? वो सादे से लहजे में बोला था। जी, क्या मतलब इस बात का? उसका इत्तेमाद जरा बहाल हो रहा था। जी, वो तो आपको इस तरह अकेले बैठे देख पूछ रहा था। वैसे मुझे अरिशमान मलिक कहते हैं और आप। वो पहले बौखलाया, मगर बड़ी खूबसूरती से बात बदल गया था। आपको इससे क्या? मैं कौन हूँ? वो उसकी आंखों में देखकर बोली। नहीं, मुझे क्या गर्ज होगी? आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। वो अब वाकई शर्मिंदा लग रहा था। क्या जरूरत थी उससे पूछने की? हाँ, हुई हूँ हर्ट, लगा है मुझे बुरा। किसी अरे गहरे को हक नहीं दिया कि मुझसे मेरा शजरा नस भी पूछने बैठ जाए। उसका लहजा तल्ख हुआ था। मैं सॉरी कह चुका हूँ, स्पाट लहजे में कहकर वो मंजर से हट गया था। क्या मैं वाकई तन्हा लगने लगी हूँ? मगर वो यादें जो मेरे साथ रहती हैं, आज मुझे कोई फिर से तन्हा कह गया और मैं कुछ नहीं कर सकी। उसका दिल भराया था। वो खुद को कोसने भी लगी थी। क्यों वो लोगों में घुल मिल नहीं पाती? लेकिन वो तन्हा कब थी? अनगिनत यादें, कई बातें उसकी हमसफर थीं। तो इस तपती धूप में वो फुटपाथ पर अकेली पैदल चल रही थी। पसीने शराबूर थी, मगर चेहरा थकन से आरी था। ना जाने अब मौसमों की धूप छांव असर अंदाज होती भी थी या नहीं। शायद ये घने और फीके साए उसके जीवन का हिस्सा थे। आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वो कार उसके पास ले जाकर बोला, मगर उसका ध्यान ना जाने कहाँ था। एक्सक्यूज मी, आपको कह रहा हूँ, कहाँ इस धूप में ख्वार होती फिरेंगी? उसका लहजा इतना शीरीन था कि वो सुन लेती तो शायद सारी थकन हवा हो जाती, मगर सुनती तो ना। कमाल है, ये लड़की सुनती ही नहीं। वो कुछ सोचकर कार से उतरा और उसके हमकदम हुआ। वो अपने ख्यालों में गुम थी। ऐसी के एहसास भी ना हुआ कि कोई उसके करीब चल रहा है। स्टॉप, प्लीज स्टॉप। अब वो उसका रास्ता रुक चुका था और वो उससे टकरा गई। यही वो लम्हा था जब वो होश में आई। उसका बैग जमीन बोस हो चुका था। उसके होश में आने की वजह से वो टकराव था या बैग का जमीन बोस होना, वो दोनों ही ना समझ सके थे। मगर उसे इस हरकत की तवक्को नहीं थी, तभी झट से पीछे हुआ था। ये क्या बदतमीजी है? और आप वही है ना? और ये बीच रास्ते में हरकतें ऐसी होनी चाहिए आपकी? वो बहुत सख्त लहजे में बोली थी। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि मैं तो मदद करना चाह रहा था। आप इस तपती धूप में कहाँ ख्वार होती फिरेंगी? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मगर मुझे हैरत है कि मेरी मदद को बदतमीजी का नाम दे रही हैं आप। वो उसका बैग उठाकर उसको पकड़ाते हुए बोला था। क्या मैंने कहा मेरी मदद करें? मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जैसे मर्जी जाऊँ, आपको क्या गर्ज? पहले सुबह यूनिवर्सिटी, अब ये सड़क। शर्म नहीं आई दोबारा मेरे सामने आते हुए? वो बैग उससे झपट कर बोली। क्यों? आपके सामने क्यों नहीं आ सकता? क्या आप आदमखोर हैं और मेरी बात को गलत मतलब क्यों देती हैं? एक तो भलाई का जमाना नहीं, कदर ही खत्म हो गई है। वो खुशगवार लहजे में बोला था, जो कि कभी उसका खासा नहीं रहा था। क्या आप सबसे यूं ही फ्री हो जाते हैं? वो दांत पीस कर बोली थी। नहीं, कोई कोई खुशकिस्मत होता है। जैसे कि वो बात अधूरी रह जैसा कि रवानी में वो कह गई, मगर दूसरे ही लम्हे जुबान दांतों तले दबा गई। मैं नहीं बताऊंगा, अब तो जूता मारने का प्रोग्राम होगा आपका, उसने घबराते हुए कहा। ना जाने क्यों उसके लबों पर खफीफ सी मुस्कान उभरी थी। ये शायद उसके हौसले की आखिरी हद थी, आखिरी सीढ़ी थी जिस पर वो कब से खड़ी थी और कब उतरने की कोशिश में थी, मगर उसको यहाँ खड़े रहना था। वो उसकी मुस्कान का कर्ब देख चुका था।
सुबह ये कर्व चेहरे पर था, अब ये मुस्कुराता कर्व था। वो सिर्फ आपकी वजह से इतनी गर्मी में खड़ा हूँ, चल रही हैं मेरे साथ? मेरा मतलब है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, यहाँ दूर दूर तक कोई सामान नहीं जहाँ 2 घड़ी सांस ले लें। वो फिर से मौजू पर आया था। मैं नहीं जा सकती, किसी गैर को हक नहीं दिया, ना दे सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसे फ्री हो जाए, और जानती ही कितना हूँ आपको, प्लीज जाएं। वो स्पाट लहजे में बोलती उसके पास से गुजर गई। शायद अपनी लापरवाही का एहसास हो गया था, लेकिन उसका ये अल्फाज और लहजा उसको बहुत बुरे लगे थे। क्या हर किसी को हक था कि उसकी जात को मुजरिम गर्दाने? वो चलता हुआ उसके पास आया। ठीक है, नहीं जाना, मत जाए, मगर मेरी जात को निशाना मत बनाए। एक मदद ही तो कर रहा था, ये आपको मेरा जाती मफाद लगा है तो मैं माजरत खां हूँ, आइंदा इस गुस्ताखी से बाज रहूंगा। सॉरी अगेन, वो संजीदगी से बोला था। वो एक नज़र उसको देखकर तेजी से आगे बढ़ गई थी, मुड़कर भी नहीं देखा था। उसकी निगाहें उसकी रफ्तार से लिपटी रह गई थी। इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ सोचता है जरूरी नहीं कि वो हो भी जाए, मिल भी जाए। जिंदगी हर एक के साथ वफादारी भी तो नहीं करती ना। ऐसे दौराहे भी आ जाते हैं जिसमें से किसी एक का भी इंतखाब सुहाने रूह हो जाता है, क्योंकि कोई एक राह भी जिंदगी की जानिब ले जाने वाली नहीं होती। जिंदगी के सफर में कोई कुछ खो देता है तो कुछ पा भी तो लेता है ना। मगर होते हैं कुछ लोग ऐसे जो सब कुछ गवाकर कुछ जार सा पाने की आरजू में जीना चाहते हैं, मगर सब कुछ खोकर कुछ पाने की आरजू बेमैनी हो जाती है। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक हसीन दौरे जिंदगी भी उसकी भंवरा आंखों ने देखा था, और उसके मासूम और नाजुक दिल ने इन हसीन लम्हात को समो लिया था, और उसकी पाकीज़ा मुस्कान ने इन लम्हों को यादगार बनाया था। मगर वो तो बचपन था ना, जिसमें क्या समझ होती है, क्या खुशी है, क्या गम है। बस मन चाहे कि आरजू होती है जो कभी पूरी हो जाती है, मगर कभी कभार इस आरजू के एवज बस हौसले ही मिला करते हैं। उसके बाद था उम्र का वो दौर जिसमें ज़माने के रवाजों को इल्म हो जाता है। जब उसको ज़माने के सर्द गर्म हवाओं ने अपनी लपेट में लिया था तो वो जान गई थी, मान गई थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। और हर इंसान अपने मुस्तकबिल से अनजान होता है, हर खुशी के पल में भूल जाता है कि गम का मौसम आया तो। लेकिन अगर वो ये सोचकर खुशियों को गुजारे तो कभी भी इन खुशियों को ख़त्म हो जाने के डर से जी ही ना पाए। अब ज़माने का वो हिस्सा थी जहाँ उसको सर उठाकर जीने की तमन्ना थी। ज़माने की अजनबी हवाओं ने असर डाला तो खुद में बदलाव महसूस किया, जैसे खुद भी ना जान पाई। समझ तब आया जब वक्त गुजर चुका था और तकदीर भी ज़माने की तरफदार होकर उस पर तज़हीक कर रही थी। बिल्कुल उसको वही मर्ज लाक हुआ था जो इस जैसे बहुत से मासूमों को अपनी लपेट में ले चुका था। हाँ, हो गई थी मोहब्बत, मगर किसको कहती, कोई हमरास नहीं था। वो मासूम थी, गुमान तक ना था कि ये मर्ज लग जाएगा। मगर कहते हैं ना, मुसीबत और बीमारी पूछ कर नहीं आती। वो भी बिन बुलाई मुसीबत का शिकार हुई थी। इस दर्द की दवा करने वाला कौन था? जिसे चाहा था वो उसके पास होते हुए भी अजनबी था, अनजान था। मगर उसने कौन सा इजहार किया था जो उसको बेवफा कह देती? जितना वो उसको जान गई थी वो ये कि अपने आप में मगन रहने वाला हसास शख्स था। शायद अपनी फैमिली के अलावा किसी की फिक्र नहीं होती थी, और वो भी बकौल अपने दिल के किसी में शुमार होती थी। ना पहले कभी इतनी बोलचाल थी, और अब तो उससे आंख मिलाते उसकी जान जाती थी। अनजान थी कि मुस्तकबिल तारीख होने वाला है और कोई शमा उसकी हमरा चलने को राजी नहीं होने वाली है। मगर मौजूदा खुशियों का तो लुत्फ उठाया जा सकता है ना। इन्हीं खुशियों को मनाती वो मुस्तकबिल के दरवाजे पर दस्तक दे बैठी थी, और इस दरवाजे को पार करने के बाद बिल्कुल उसकी जिंदगी ने रुख मोड़ा था। और आज उसकी ये हालत थी कि उसको मर्द जात से खौफ आता था, अपनी इज्जत के डर से नहीं, सिर्फ बेवफाई और तनखोइयों के डर से, टूट जाने के डर से। शास्ता बेगम के 2 बच्चे थे, फाइक और आफाक, जबकि सिमाब बेगम के 2 ही बच्चे थे, अर्जिश और अरमान। वो दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दूर परे की रिश्तेदारी भी निकलती थी, कभी रिश्तेदारी की बुनियाद पर रंजिशें नहीं बनी थी। अर्जिश फाइक की हम उम्र और क्लास फेलो थी। दोनों लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे। अरमान और आफाक में 1 साल का फर्क था। बचपन से ही चारों इकट्ठे खेलते कूदते और बचपन के मजे लेते रहे। होश आई तो बड़े हो चुके थे। फाइक हमेशा से ही कमगो और अपने आप में मगन रहने वाला इंसान था। आफाक उसके बिल्कुल बरअक्स शोख और हर एक से घुल मिल जाने वाला था। अर्जिश हमेशा से ही खामोश नहीं रहती थी। घर में उधम उसकी और अरमान की लड़ाई से ही पड़ता था। इकलौती बेटी थी, मगर माँ ने उसको अपनी हदें बताई थी जो उसको याद भी थी। आफाक को अपने भाई से यही शिकायत रहती थी कि वो बोलता नहीं। उनके अब्बा लंदन में मुकीम थे। घर में बस फाइक, आफाक और शास्ता ही बच जाते थे। आफाक को इस खामोशी से उलझन होती थी। ना जाने क्यों अर्जिश ने फाइक के लिए ऐसा सोचना शुरू किया कि वो एक दोस्त से बढ़कर भी उसके लिए कुछ हो सकता है। ना जाने किस घड़ी उसको ऐसी अपनायत भरी नजर से देख लिया था कि दिल यूं धड़का था गोया दोबारा ना धड़केगा। वो मुब्तलाए मोहब्बत थी, मगर उसकी मोहब्बत इस बात से कतई अनजान और अजनबी थी, और अर्जिश ने इस यकतरफा मोहब्बत का दुख झेलना था। ना जाने क्या है इस लड़की में, क्यों मैं बेबस हो जाता हूँ उसके आगे। ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था उसके बारे में। वो उसकी आंखों के गुलाबी डोरे और इनमें आंसुओं की मानित बहता कर्ब किस बात का पैगाम देता है मुझे? ये क्या होता जा रहा है मुझे? मैं उसे जानता ही कितना हूँ। वो बहुत टेंस था, बालों में उंगलियां फंसाए बेड पर बैठा था। वो उसको जितना भुलाना चाहता था वो उतना ही उसके हवासों पर सवार हो रही थी। वो तो इन चीज़ों का आदी नहीं था। लोगों के तानों तिश्नों ने उसके हर किस्म के जज्बात से आरी कर दिया था। जीने की खातिर बस खुशगवारी का मखोटा चेहरे पर चढ़ाया था।
वो अपनी संजीदा जिंदगी का आदी था, मगर आज उसके खामोश जज्बात जाग रहे थे। उसको जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो सर झटक कर रह गया। अरिशमान मलिक अपनी माँ को खो चुका था। वो बस उसको दुनिया में लाने की जिम्मेदार साबित हुई थी और जन्म देने के बाद उसने अपने बेटे से आंखें बंद करनी थी। माँ का प्यार नहीं मिल सका था। बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अरिशमान को माँ के मरने के बाद एक गवर्नेंस के सुपुर्द करके मुतमईन हो गया था। पैसा कमाने की धुन में था। किस्मत ने लालच जो इस कदर बढ़ाया कि अब हर गलत और बुरे काम में शहरोज मलिक का नाम आने लगा। मगर अपनी लामहदूद दौलत को बरोएकार लाते हुए उसने खुद पर एक भी उंगली नहीं उठने दी। वो दिन ब दिन अमीर तरीन शख्स बनता जा रहा था, जिससे अरिशमान बेखबर था। ना अपने बेटे को तवज्जो दी, ना प्यार। सरपरस्त होने के बावजूद वो लावारसों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। गवर्नर्स ने पहले दिन से ही माँ की तरह संभाला था। वो उनको माँ ही समझा था, मगर उन्होंने कोई हकीकत उससे नहीं छुपाई थी। फिर जिंदगी ने करवट बदली और सब बदल गया। शहरोज मलिक पर लड़कियों की स्मगलिंग का इल्जाम लगा। इससे भी ताकतवर टाइकोन ने उसको हर राज फाश कर दिया था, जिसके आगे उसकी एक न चल सकी और शहरोज मलिक को 6 माह की कैद हो गई। इस वक्त अरिशमान फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उस पर यह खबर पहाड़ बनकर टूटी थी। उसे अपने बाप से शदीद नफरत हो गई थी, जो उसको तो अच्छाई के दर्स देता था, मगर खुद क्या था, एक दरिंदा, एक जनाकार। उसे घिन आने लगी कि इस दौलत से उसने घर छोड़ने का फैसला किया, मगर उसकी आया ने उसको रोक लिया कि वो अभी माली तौर पर इस काबिल नहीं कि अकेला कुछ कर सके। और बस अरिशमान ने अपनी BSc कंप्लीट की थी और जॉब की तलाश में दर दर भटका था, मगर बहुत सी जगहों पर उसको शहरोज मलिक का इकलौता फर्जंद होने की वजह से धुतकार मिली थी। ऐसे में उसकी आया ने उसको संभाला था। वो बच्चों की मालिक फूट फूट के रोता था। वो उसको अपने आंचल की हवा देती थी। वो यूं ही अपनी जिंदगी से बेजार हो जाता, मगर उसके मामू ने उसको संभाल लिया था। जिंदगी के इतने साल गुजरने के बाद वो अपनी बहन के बेटे को देख सके थे। शहरोज मलिक ने पाबंदी लगाई थी कि अरिशमान के ननिहाल से कोई मलिक विलाज में कदम नहीं रखेगा, मगर अब वो जेल में था। अरिशमान के सुपुर्द उसकी माँ की जायदाद का हिस्सा करके वो जिस खामोशी आए थे, उसी खामोशी से उसको दिल में उतार कर वापस चले गए। अरिशमान ने नम आंखों से अपनी आया को देखा था, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उसको सिराहा था। अब उसके पास सरमाया मौजूद था कि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, मगर अभी तजुर्बा नहीं था। उसने सब समेटकर मलिक विलाज छोड़ दिया था। अपनी माँ जैसी आया को लेकर लाहौर आ बसा था। कराची से उसको नफरत हो गई थी। उनको खूबसूरत घर में रखा। अब उनके आराम के दिन थे। इनके लिए मुलाजिम रखे। खुद एक पार्ट टाइम ऑफिस में जॉब शुरू कर दी। मकसद बस एक्सपीरियंस हासिल करना था। MBA के बाद उसको मजीद कोर्सेज करने थे, जिसके लिए उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उसके ख्वाबों की तकमील दूर नहीं थी, मगर यहाँ भी कदम कदम पर लोगों से उसको रसवाई मिली थी। मगर वो आदी हो चुका था इन बातों का कि उसके बाप का चर्चा तो मुल्क गिर था। अब किस किस का मुंह बंद करता वो। फिर उसकी माँ जी थी, उन्होंने उसको संभालने के लिए। वो मुतमईन था, मगर उसके इत्मीनान भरी जिंदगी में वो लड़की हलचल मचा गई थी। कौन थी, कहाँ से थी, कोई नहीं जानता था। बस उसको इल्म था इतना कि वो उसके दिल में होले होले नहीं, तेजी से उतर चुकी थी। क्या मैं उसको बता दूं जो हकीकत है? नहीं, कहीं वो बिल्कुल ही दूर ना हो जाए। अब जो बात कर लेती है उससे भी महरूम ना रह जाऊं। वक्त आने पर सब जाहिर हो जाएगा। हाँ, औरत जात में इतना तो गरूर होना चाहिए कि कोई मर्द उसको यूं ही इजहार की दास्तानें ना सुनाता फिरे। आई एम प्राउड ऑफ माई चॉइस। वो मुतमईन हो चुका था। लास्ट ईयर के एग्जाम्स की तैयारियों के बाद अब रिजल्ट आ चुका था और इस बार खिलाफे मामूल अर्जिश ने फाइक को पछाड़ा था। ये कैसे हो गया? कहीं तुमने कोई घपला तो नहीं किया ना अर्जी? अरमान को अपनी ही बहन पर भरोसा नहीं था कि वो टॉप भी कर सकती है। हर बार किस्मत मेरा साथ ना दे, ये नहीं हो सकता। इस बार की बाजी मेरे हाथ थी। अर्जिश का अंदाज फातेहाना था। वो मिठाई का बड़ा टुकड़ा लेकर शास्ता बेगम के घर मौजूद थी। अच्छा ज्यादा बातें न करो, ये मिठाई निकाल लाओ। अम्मी तो पता नहीं मुझे कब देंगी। आफाक को किसी के टॉप से सरोकार नहीं था, जैसे और सब जानते थे वो पेट का कितना हल्का था। इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? वैसे इतने बड़े हो गए, अभी तक पूरा लाहौर नहीं देखा। अरमान ने कफन फाड़ा था। सबने घुर कर देखा, कहीं नहीं जा रहे। फाइक ने संजीदगी से कहा। आफाक ने मुंह बनाया। जाओ यार अर्जी, ले आओ मिठाई निकाल के। इन बुजुर्गों की बातें ना जाने कब खत्म होंगी। आफाक ने मुंह बसोरते कहा। उसकी चिप्स को पैकेट खत्म हो चुका था। हाँ ले आओ अर्जिश, मैक्रोनीज भी अच्छी बना लेती हूँ, सुना है हमने। फाइक ने कहा तो अर्जिश के दिल ने एक बीट मिस की। मैं बना लाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए उठ गई। मैक्रोनीज बनाते वो होले होले गुनगुना रही थी। उसे लगा था कि उसके टॉप करने का इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। वो सब बनाकर और मिठाई निकालकर ट्रॉली लेकर मुड़ी तो फाइक दरवाजे में खड़ा था और वो सिटपटाई। मैं ला रही थी, कुछ चाहिए था? उसे कुछ तो बोलना था। वो उसके करीब आया। नहीं, कुछ देने आया था। क्या? वो तुमने इस बार मुझे पछाड़ दिया। मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। अब पता नहीं पसंद आता है या नहीं, मगर मैंने बहुत मेहनत से लिया है। मखमली सी मुस्ततील डबिया उसके तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा तो वो हक्का बक्का रह गई। वो पहले भी गिफ्ट देता था, मगर सबके सामने, मगर आज ऐसे वो लेने के बजाय उसकी तरफ देखे जा रही थी। लो ना अर्जिश। उसने डबिया उसके हाथ में थमा दी। थैंक्स फाइक, वो मुस्कुराते हुए बोली। खोलो और बताओ कैसी है मेरी चॉइस। ना जाने उसके लहजे में बेचैनी थी या उसको लगी
क्या था उस शख्स की मट्टी में? क्या उसका कोई एक रुख नहीं था? हाँ, खोल रही हूँ। वो जल्दी जल्दी खोलने लगी। फाइक, ये तुम मेरे लिए लाए हो? वो बेयकीनी से उसको देख रही थी। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? हम चेंज करवा लेंगे, वो गड़बड़ाया। ये बहुत नाइस है फाइक, मगर ये बहुत महंगा। क्या सोचेंगी खाला? वो अब भी बेयकीनी की कैफियत में थी। डबिया में गोल्ड का ब्रेसलेट था। गिफ्ट देने में क्या बुराई है? अम्मी तुम्हें गिफ्ट देने पर क्यों नाराज होंगी भला? तोहफों में कीमतें थोड़ी देखी जाती हैं, खुलूस देखा जाता है। फाइक के लहजे में बला का इत्मीनान था। तुमने सबके सामने क्यों नहीं दिया? दिल में चुभता सवाल लबों तक आ गया था। तो क्या हुआ? जब पहनोगी तो सबको पता चल ही जाएगा। मैं क्यों किसी से छुपाऊंगा? वो पुरसुकून था, वो उसको देखे गई। ऐसा तो वो कभी नहीं था। जल्दी पहन लो अब, ऐसे क्या देख रही हो? वो बोला तो वो समझी। अभी पहन लो। हाँ तो और कब? वो मुस्कुराया था। वो हैरान रह गई। मैं पहना दूं? फाइक ने कहा तो वो बेहोश होते होते बची। लाओ। खुद ही उससे डबिया ली और कलाई थामकर वो नाजुक ब्रेसलेट उसको पहना दिया। वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में अपने हाथ को देखे गई जहां उसका लम्स अब भी महसूस हो रहा था। वो जो चाहती थी वो तो हो रहा था कि वो उससे बात करे, उसको देखकर मुस्कुराए। अब ऐसा हो रहा था तो कैसी बेयकीनी थी। कैसा लग रहा है? तुमने बताया नहीं। फाइक ने चंद लम्हों बाद उसकी कलाई को देखते हुए कहा। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स फाइक। उसने होले से अपनी कलाई छुई थी और लब मुस्कुरा उठे थे। फाइक को एक नजर देख के ट्रॉली लिए बाहर निकल गई। वो भी उसके पीछे ही बाहर आ गया था। कहाँ रह गई थी अर्जी? इतनी देर में बंदा कितना कुछ खा लेता है। आफाक बड़ी बेचारगी से बोला था। सबसे पहले खाना भी उसने शुरू किया। अर्जी, ये ब्रेसलेट? सिमाब बेगम ने पूछा तो उसके हाथ ना जाने क्यों कांपे। फाइक ने उसको देखा। फाइक ने दिया है, वो होले से बोली तो शास्ता बेगम के लबों को मुस्कान छू गई। सिमाब बेगम खामोशी रही। वाओ फाइक, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। अपनी माँ की बात पर वो मुस्कुरा उठा था। हाँ, बस कभी कभी कुछ खास खरीद लेता हूँ। उसने कॉलर झाड़े। खास लोगों के लिए भी कहे ना। आफाक ने टांग अड़ाई तो कोल्ड ड्रिंक पीती अर्जिश को अच्छू लगते लगते बचा। फाइक ने उसको घुरी से नवाजा। आप इस कदर गमजदा और उदास क्यों बैठी रहती हैं? आज अरिशमान को उसके साथ सीट मिल गई थी और यही बात उसके लिए मुसीबत बनी हुई थी। वो कब से बातें कर रहा था मगर वो किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मगर अब उसको मुड़ के देखा था। मैं भला क्यों अफसरदा होने लगी? वो जरा बौखलाई। वो हैरान हुआ। फिर इतनी खामोश क्यों रहती हैं? बंदा अपनी क्लास फेलो से ही बात कर लेता है। कभी कभी तो आपकी खामोशी से खौफ आता है। वो उसके मुस्तरब चेहरे को देख रहा था। शायद आपने कभी गौर नहीं किया मगर आप उल्टी किताब पकड़कर भी मगज खपा रही होती हैं। क्या मजा आता है ऐसे पढ़ने का? कभी खलाओं में यूं घुरती हैं जैसे आपका रॉकेट जाकर वापस नहीं आया हो या कुछ खो गया हो। कोई तन्हाई बांटना चाहता है तो आप भड़क जाती हैं। वैसे एतबार भी कोई शय होती है मगर आप। वो नॉन स्टॉप बोलता उसकी रूह को जख्मी कर रहा था। कोई बहुत पुराने ताज़ा हो रहे थे जिससे वो बेखबर था। आपको किसने ये अख्तियार दिया कि मुझसे इस तरह बात करें? होते कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाले, इस तरह मेरे बारे में जानने वाले? मैं क्यों बताऊं दिल की बातें आपको? क्यों करूं आप पे एतबार? क्या मिलता है एतबार करने से? जो होता है वो भी छिन जाता है। और मैं जानती ही कितना हूँ आपको। पहले भी आपको वार्न कर चुकी हूँ और अब भी कर रही हूँ कि मुझसे फ्री होने की कोशिश मत करें। इंसान को हमेशा अपनी हदूद में रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? वो यकलक खड़ी हो गई थी। वो भी बैठा नहीं रहा था। वो अपनी रो में बोलती चली गई और आवाज कांप रही थी। अपने अल्फाज पर गौर नहीं कर सकी। वो उसके लफ्जों के हिसार से ही नहीं निकल पा रहा था। जिसका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हो चुका था और जिस्म अब कांप रहा था। देखें आराम से, आपसे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि इस कदर रूड हो रही हैं? ये मैं ही नहीं पूरी क्लास नोट करती है, या शायद पूरी यूनि भी करती हो। मैंने पूछ लिया तो क्या बुराई कर दी? वो बड़े तहम्मुल से बोल रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि एक हजूम इकट्ठा हो चुका है। क्यों? क्या हैसियत है आपकी? क्यों आपको मेरी तन्हाई देखकर एहसास जागा कि आप तन्हाई बांटना चाहते हैं? लगते क्या हैं आप मेरे? किस हक से ये सब सोच सकते हैं? किसने दिया आपको ये हक? वो चीख कर बोली थी और एकदम कुर्सी पर बैठी। वो हाँप रही थी। एक लड़की ने पानी की बोतल उसको थमाई मगर उसने परे फेंक दी। बस बहुत हुआ। आइंदा ऐसे लहजे में मुझसे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझती क्या है खुद को? कोई आपसे हमदर्दी रखता है तो क्या उसे इस तरह जिल्लत दी जाती है? इतनी बड़ी गलती नहीं है मेरी जो आप इस तरह बिहेव करें। अब आपको किसने हक दिया है कि किसी की जात पर इल्जाम तराशी करें? आप आज जिस तरह रिएक्ट कर रही हैं नहीं जानती आपके किसी के दिल को कितना ग्राम गुजर रहा है, कितने घाव दे रहा है। इतना मनफी क्यों सोचती हैं आप? हर कोई एक जैसा नहीं होता। अपनी जात से हटकर भी सोचना चाहिए। कोई है जो आपकी फिक्र करता है, सोचता है आपके बारे में। वो शदीद संजीदगी से कह रहा था। लहजे में हल्की सी तलखी भी थी। उसे वाकई अब की बात ठेस लगी थी कि इस लड़की ने जिसका वो नाम तक नहीं जानता उसकी जात पर भूम अंदाज में ही सही पर इल्जाम लगाए, बस इसीलिए कि वो उससे उसकी उदासी की वजह पूछ रहा था। उसे हरगिज गवारा ना था। तभी तल्ख बोल गया था। वो कहकर हजूम का सीना चीरता हुआ बाहर निकल गया। उसकी करबनाक निगाहों ने उसका दूर तक पीछा किया था। कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया उससे? नहीं, उसको एहसास दिलाना जरूरी था। वो यूनि के ग्राउंड में बैठा था। इस लड़की से कड़वे लहजे में बात करके अब उसको पछतावा भी हो रहा था। अभी वो उसको जाके सॉरी बोलने का सोच ही रहा था जब वो सामने से आती दिखाई दी। वो उसकी तरफ ही आ रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ। वो उसको आता देखकर खड़ा हुआ था
और वो उसके पास आकर रुकी। कई लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। एंड सॉरी दोनों की जुबान से इकट्ठे निकला था और फिर खामोशी। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। शायद मैं ज्यादा रिएक्ट कर गई, उसके लिए सॉरी, मगर मैंने जब आपको एक बार मना कर दिया था तो आपने दोबारा वही काम क्यों किया? क्यों मुझसे हमदर्दी जताने आ जाते हैं? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इतना वक्त गुजरता है यूनिवर्सिटी में, आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम तन्हा हो, क्यों उदास हो, तो फिर आप क्यों? बेशक मेरे साथ किसी को होना चाहिए, मगर मुझे दोस्त बनाने नहीं आते। अगर आप इस सब को अपनी बहादुरी समझते हैं तो मैं इस बहादुरी पर आपको दाद नहीं दूंगी। एक बार फिर कह रही हूँ, आइंदा आप मुझसे इस बारे में बात नहीं करेंगे। वो पुरतहम्मुल और संजीदा अंदाज में बोल रही थी। मेरा मकसद आपकी इस हालत की वजह जानना था। मेरा कोई जाती मुफाद नहीं था कि आपकी बात सुनकर आपसे हमदर्दी के अल्फाज बोलूँगा। ऐसा नहीं हूँ मैं जानता हूँ मुझे आपसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर आपने जिस तरह ढके छुपे अल्फाज में मुझ पर शक किया, मुझे उसका दुख हुआ था। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जानते ही कितना है एक दूसरे को। मुझे तो आपका नाम तक नहीं मालूम। मुझे जाहिर है हक भी नहीं कि आपसे कुछ पूछूं। आई एम रियली सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आइंदा ऐसी हरकत सरजद ना हो मुझसे। उम्मीद ही आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। वो होले से कहकर वापस चली गई और वो देखता रह गया। आज मैं इसको कह दूंगा, सब कह दूंगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमाना। उसने तहिया कर लिया था कि आज वो उसको अपने दिल की बात बता देगा, इसलिए यूनिवर्सिटी पहुंचने की जल्दी थी। मगर रास्ते में ही उसको ड्राइवर की कॉल आ गई। जी आसिम बाबा, खैरियत? बेटा, बेगम साहिबा को हार्ट अटैक आया है, मैं हॉस्पिटल से फ़ोन कर रहा हूँ। बहुत परेशान आवाज़ पर उसने कार को ब्रेक लगाए थे। किस हॉस्पिटल ले गए उनको? उसका जहन एकदम सन्नाटे में आ गया था। आसिम बाबा ने बताया था। उसने कार रिवर्स की और वो जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहता था। हार्ट अटैक का सुनकर ही बौखला गया था, क्योंकि डॉक्टर्स पहले भी हार्ट अटैक आने पर कह चुके थे कि दोबारा हुआ तो जान बचनी मुश्किल हो जाएगी। वो उनको खोना नहीं चाहता था। वही एक तो गमख्वार थी, हमराज थी। गाड़ी लॉक किए बगैर अंदर भागा। क्या हुआ है बाबा? माँ जी ठीक है ना? वो आईसीयू में है, वो कहकर मुड़े और डॉक्टर बाहर निकला। डॉक्टर, बहुत सीरियस अटैक था, वी आर सॉरी, शी इज नो मोर। डॉक्टर ने उसको शानों से थाम कर कहा था और वो कुर्सी पर गिर सा गया। क्या सच में चली गई वो बाबा? उसके गुलगीर लहजे पर लोग मुतवज्जो हुए थे। अल्लाह की करनी होकर रहती है बेटा। उन्होंने उसको गले लगाया था। वो फूट फूट के रो दिया था। मैं जिसे भी चाहता हूँ वही क्यों मुझे छोड़ जाता है बाबा? वो तो मेरी जिंदगी की कुंजी थी। मैं क्या करूँगा अब? खुदा की इसमें मसलियत है बेटा, सब्र करो। उनका अपना लहजा नमदीदा था। माँ जी को दफनान देने के बाद उसके पास अब इस खाली महल में रोने के सिवा कोई काम नहीं था। रोजाना कब्र पर जाकर घंटों बैठे रहना मशगला बन गया था। या अल्लाह मुझे सब्र दे दे, मुझे इस तन्हाई का शिकार होने से बचा ले मेरे मौला। वो बड़ी बेदर्दी से खुदा से फरियादें करने लगा था। आंसू बहुत देर बाद थमते थे। अब यार, क्या हम घर में घुसे बैठे हैं? कहीं आउटिंग के लिए क्यों नहीं जाते? कहीं गल सड़ ही ना जाए। आफाक पर हमेशा ही की बेजारी तारी थी। बिल्कुल ठीक, इतनी बोरियत पहले कभी नहीं थी। सारे पुराने चेहरे हो तुम लोग। अरमान भी उसका ही हमनवा था। आइसक्रीम खाने चलते हैं। क्यों फाइक? अरमान ने फाइक को कहा, जो अपने फोन में बिजी था। इतनी गर्मी में नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ, मेरी पैक करवाते लाना। वो गड़ा हुआ था फोन में। अर्जी तुम? नहीं, मुझे काम है अम्मी के साथ। उसने मैगजीन पकड़े बड़े मसरूफ अंदाज में कहा। भाड़ में जाओ तुम दोनों बुढ़ी रूहें, हम किसी के लिए पैक करवा के नहीं ला रहे। सर ना खाओ आफाक, अर्जी ने कहा तो वो भुन्ना उठा। जा रहे हैं, गलो छोड़ो तुम दोनों ऐसे ही, अरमान ने कहा और आफाक को लेकर चला गया। तुम क्यों नहीं गई अर्जिश? वो फोन में ही मगन बोला। बस वैसे ही, अब इतनी गर्मी में बाहर निकल जाऊं। वो मैगजीन मुंह के बिल्कुल ऊपर करते हुए बोली। अच्छा, मैं समझा शायद वो सीधा होकर बोला। जुमला अधूरा छोड़ दिया था। क्या शायद? वो बेसाख्ता बोली। मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे अर्जिश। वो इंतहाई संजीदगी से बोला तो उसका दिल धक धक करने लगा। क्या? कैसे कहूँ? डर है कि तुम्हें बुरा ना लग जाए। वो उलझे हुए अंदाज में बोला। मुझे क्यों बुरा लगेगा? बोलो तुम। वो जरा संभल कर बोली। क्या वो वाकई वही कहने जा रहा था जो वो सुनना चाहती थी? वो दरअसल मुझे वो इसी लहजे में बोला। अर्जिश के माथे पर पसीना आया। आज से पहले उसने कभी यूं पहेलियां नहीं बुझवाई थी। बोल भी चुको फाइक, पहले कहो कि नाराज नहीं होगी। कितनी बार कहूँ कि नहीं होंगी नाराज, अब कह भी दो। अब वो जिद हो रही थी। अर्जिश, मुझे तुम। हाँ आगे बोलो। वो उगलवा रही थी। मुझे तुम लीमू पानी बना के ला दो प्लीज। वो हद दर्जा संजीदगी से बोला। सर झुका हुआ था। क्या कहा तुमने फाइक? उसको अभी अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। लीमू पानी बना के ला दो। संजीदगी का फूल चटक रहा था। फाइक तुम? वो बहुत कंट्रोल करके बोली थी। उसकी हंसी का फारा छूट गया। क्या फाइक, अब अगर नाराज हुई तो मुकर जाओगी अपने वादे से? वो हंसते हुए बोला। मैं अब कभी बात नहीं करूंगी तुमसे। हाँ, फिर जाऊंगी अपनी बात से। वो मैगजीन परे फेंकते हुए उठ गई। अरे रुको अर्जिश, उसने उसे बाजू से पकड़कर रुका था। अब क्या है फाइक? मुझे नहीं करनी तुमसे बात प्लीज, वो भीगे लहजे में बोली थी। तुम रोने ही लग गई अर्जिश, ऐसा क्या हो गया है? उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला। क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? क्या खुशी मिलती है मुझे सताकर तुम सबको? बाद में सॉरी का क्या फायदा? तुम्हारे लिए बज़ाहिर होगा, मेरे लिए नहीं है।
वो रोते हुए अपने अल्फाज पर काबू नहीं रख पाई थी। वो बड़े इन्हेमाक से सुन रहा था। यही तो जानना चाहता हूँ, क्यों मेरी वजह से दिल टूटता है तुम्हारा? क्यों मेरी वजह से आंसू बहते हैं? क्या मैं बहुत जालिम हूँ? क्या मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दिया है? मेरे ऐसे अंदाज पे क्यों दिल दुखता है तुम्हारा? क्यों रोती हो तुम? मुझे इस उलझन से निकाल दो अर्जिश। मैं खुद नहीं जानती फाइक। वो नजरें चुरा गई थी। सफाई से झूठ बोलना आता ही कब था? क्यों इजहार से डरती हो? किस बात का डर है तुम्हें? मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। इस तरह जब्त करते करते घुट घुट के मर जाओगी अर्जिश। सबको बताओ अर्जिश। दिल में रखोगी तो बाद में पछतावा होगा कि एक बार भी इजहार की कोशिश नहीं की। देर ना हो जाए अर्जिश। वो उसके शाने झंझोड़ कर बहुत कुछ किया गया था और वो साफ सी रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो फाइक? गलत फहमी हो गई है तुम्हें? वो रुक रुक कर बोली। ऐसी ही बात है, बस मानने से इनकारी हो। ये जो रातों को उठ उठ कर सज्जे करती हो, खामोश आंसू बहाती हो, इल्तिजाएं करती हो, किस लिए? हाँ, बिला वजह तो नहीं ना? वजह है इस सब के पीछे। वो वजह मोहब्बत है अर्जिश। उसको दिल में मत रखो। वो उसको आंखों में देख बोलते साफ छोड़ गया था। उसकी नजरों ने हैरानगी से उसको जाते देखा था। क्या वो जान गया था? मगर कैसे और क्यों? वो इजहार क्यों चाहता था? किस चीज की जल्दी थी? वो उसकी बातों का मकसद समझ ही नहीं पाई। वो आज काफी दिनों बाद अपनी कैदे तन्हाई से बाहर निकला था। मन कहीं जाने को नहीं था, मगर घर की तन्हाई काट खाने को दौड़ती थी। यूं ही सरे शामी कार लेकर निकल पड़ा था। बहुत स्लो ड्राइविंग करते हुए उसकी नजर लोगों की इस भीड़ पर पड़ी। क्या हुआ है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों है? वो भीड़ में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। आगे का मंजर देख उसका दिल धक से रह गया था। सामने नौजवान लड़की जख्मी हालत में सड़क पर ऊंधी पड़ी थी। सब चैन कर रहे थे। आप लोग खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया? वो गुस्से से बोला, मगर कोई जवाब ना मिला। तभी वो खुद आगे बढ़ा और नब्ज चेक की। बहुत मध्यम थी। फिर उसका रुख मुड़ा और चीख निकलते निकलते रुकी। वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसने उसकी रातों की नींद चुरा ली थी। वो इस हालत जार में भी मिल सकती है, सोचा भी नहीं था। वो अपनी एक कीमती मता खो चुका था। उसको नहीं खोना चाहता था। उसको फौरन उठाकर अपनी कार में लेकर भागा। अब भी क्या मुंह देखेंगे सब? दरवाजा खोलो गाड़ी का। वो लोगों पर बरस पड़ा था, गोया मुलाजिम हो। मगर एक लड़के ने कार का दरवाजा खोल दिया था। उसको पिछली निशस्त पर लिटाकर उसने कार लॉक की। माथे से खून तेजी से बह रहा था, जिस पर उसने पट्टी बांधी थी। बहुत रश ड्राइविंग करते हुए वो हॉस्पिटल पहुंचा था। जबरदस्त ब्रेक पर टायर चिरचिराए थे। स्ट्रेचर लाओ जल्दी। वो बाहर खड़े वार्डन पर ही बरसा था। स्ट्रेचर पर लेटाया। माथे की पट्टी खून से रंगी गई थी। उसकी अपनी शर्ट खून से रंगीन थी। उसको आईसीयू में ले जाया गया और वो खुद बाहर ही रुक गया था। कॉरिडोर में मुसलसल चक्कर काटते हुए उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। 3 घंटों की जानलेवा इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आया था। कैसी है वो डॉक्टर? वो डॉक्टर के हाथ पकड़कर भीगे लहजे में बोला, हमारे लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगर इनको होश आ जाता है तो वेल एंड गुड, वरना इनके कोमा में जाने के चांसेस भी हैं। ज्यादा चोट सर पर आई है। दिमागी हालत का होश में आने के बाद ही पता लगेगा। अल्लाह बेहतर करे। डॉक्टर तसल्ली देकर चला गया था। या अल्लाह, अब मेरे साथ नाइंसाफी मत करना। मेरे पास अब इतना हौसला नहीं है। वो कर्ब से बोला था। कितने ही घंटे वो कमरा नमाज के पास बैठा रहा। दिन की सफेदी नमूदार होने लगी जब नर्स ने आकर उसको पुकारा। मुबारक हो सर, मैम को होश आ गया है। नर्स ने उसको जिंदगी की नवीद सुनाई थी और वो बेअख्तियार खड़ा हुआ। क्या आप सच कह रही हैं सिस्टर? वो नर्स को यूं देख रहा था जैसे वो इंसान नहीं फरिश्ता हो। यस सर। या अल्लाह, तेरा एहसान है, तूने मेरी दुआएं सुन ली। मेरे मौला, तूने मुझे मायूस नहीं किया। वो हाथ उठाकर शुक्र अदा कर रहा था। यही हाल था गोया खोई हुई कीमती मता वापस मिल गई हो। आंसू दिल से बहाए जाएं तो मुरादें भर आती हैं। वो आज बहुत खुश था, बहुत खुश। अब बस जल्द अज जल्द मिलना चाहता था, बहुत जल्द। ये कैसा मोड़ आ गया था उसकी जिंदगी का? वो एतराफ करना चाहती थी मगर नहीं कर पा रही थी। कहाँ थी उसमें इतनी हिम्मत? कैसे कह दूं उसको कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? मैं कह ही नहीं सकती। वो रो रही थी। क्या झूठी मोहब्बत थी तुम्हारी? क्या दिल से मोहब्बत नहीं की तुमने? क्या वो सब ढोंग था? उसके अंदर ही कोई बड़े तंज से बोला था, नहीं मैंने कोई ढोंग नहीं किया। वो तड़पी थी तो वो तड़प, वो सिसकियां, वो रातों के सद्दे क्या हुए? हाँ, करती हूँ उससे मोहब्बत, शदीद मोहब्बत। उसके बिना जी नहीं सकती। हाँ, मैं तड़पती हूँ उसके लिए। बहुत सद्दे किए हैं मैंने, बड़े तवील सजदे। बहुत रोई हूँ उसके लिए, बहुत ज्यादा। वो दोनों हाथों में सर थामे खुद से एतराफ कर रही थी। बहुत चाहती हूँ तुम्हें फाइक। मेरी अजनबी मोहब्बत थी, कोई नहीं जानता था। कैसे तुम जान गए? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। वो बड़े दर्द से बोल रही थी। दरवाजे पर दस्तक कब से हो रही थी वो सुन ही नहीं पा रही थी। अब के उसको पुकारा गया। फाइक। वो तेजी से उठी, दोनों हाथों से चेहरा साफ किया, दरवाजा खुला और चेहरा झुका लिया। गई नहीं तुम खाला के साथ? आज तो बड़े धड़ल्ले से कह रही थी ऑफिस जाओगी। वो उसके कमरे में आते हुए बोला। उसको देख चुका था मगर नजरअंदाज कर गया। बस सर दर्द था, नहीं जा सकी। दर्द सर में है या दिल में? वो बिल्कुल अचानक उसके सामने आकर बोला। वो बौखलाई। तो क्या मतलब? ठीक कह रहा हूँ, हमेशा ठीक ही कहता हूँ। तजर्बा हो नहीं गया क्या तुम्हें? वो उसके लबो लहजे पर ही हैरान रह गई थी। बस कर दो फाइक, खुदा के लिए बस करो। वो उसके आगे हाथ जोड़कर बोली थी। आंसू के बेरहम कतरे टपक पड़े थे। तुम बस कर दो अर्जिश, मजीद कितना रोना चाहती हो? ये दर्द तुमसे सहा नहीं जाएगा अर्जिश। वो उसके दोनों हाथ थाम के बोला।
प्लीज खामोश हो जाओ, उसकी मरी हुई आवाज सुनाई देती। ठीक है फिर रोती रहो तुम, ना करो मुझसे या किसी से भी ना करो शेयर, मगर ये दर्द तुम्हें जीने नहीं देगा, रहो इसी बुरे हाल में। वो उसके हाथ झटक कर कमरे से जाने लगा था। फाइक प्लीज मेरी बात सुनो, सॉरी। फाइक वो उसको रोक चुकी थी, वो खामोशी से खड़ा था। फाइक तुम क्यों करते हो ऐसा, मुझसे रूठ कर ना जाया करो, माफ कर दिया करो मेरी गुस्ताखियों को, मेरे साथ ना किया करो ऐसा, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, क्यों मेरी बातें दिल पे लेते हो, मैं तो पागल हूँ। वो उसका गिरेबान पकड़कर बोली थी, लहजा थका हुआ था। रिलैक्स अर्जिश, संभालो खुद को, आओ यहाँ। वो संजीदा अंदाज में उसको बेड पर लाया था, उसको रोना नहीं देखा गया था उससे। पानी पियो, बड़े आराम से उसको पानी पिलाया था। चुप कर जाओ, क्या हालत बना ली है, वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला था। चेहरे पर पड़े बाल पीछे कर रहा था, वो अब भी रो रही थी, हिचकी बन गई थी। तुम्हारी वजह से ही हुई है मेरी ये हालत, वो अटक अटक कर बोली थी। अच्छा तो इतना ही बुरा हूं ना मैं, वो उसे देखकर बोला और वो चुप हुई। ऐसा नहीं कहा मैंने, वो गड़बड़ाई। तो फिर क्यों क्यों मेरी वजह से आज इतना रोई तुम भी तो इतने बुरे तरीके से बोलकर जा रहे थे ना, वो आंसू साफ करते हुए बोली। हाँ तो तुमसे इकरार भी तो करवाना था ना, वो उसकी भीगी आंखों में देख के बोला था। कैसा इकरार, वो सन्नाटे में आगे थी। क्या तुमने नहीं कहा कि फाइक प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो धमाकों पर धमाके कर रहा था, वो कैसे सब बोल गई उसे समझ ही नहीं आई थी। अच्छा नहीं ना यकीन तो खुद सुन लो। उसने अपना मोबाइल ऑन किया, वो सारी रिकॉर्डिंग सुना दी जो वो कमरे में बंद रोते हुए खुद से कह रही थी। वो उसको बुलाने आया था मगर उसके कमरे से रोने की आवाज आने पर रुका था। वो सब सुन चुका था, ये जानकर ही उसकी रूह फना हो रही थी। अब बोलो, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? उसका अंदाज शोक था। वो तो बस उससे कोई बात ही ना बन सकी थी, चोरी पकड़ी गई थी। तो अब आप अपने बयान में क्या कहेंगी, कोई सफाई देना चाहती हैं? अर्जिश खामोश रही, आंसू फिर से बहने लगे थे। अगर खुद से ही बता देती तो क्या मैं मुकर जाता? अर्जिश, हम अच्छे दोस्त थे ना, इस तरह का इजहार तुम्हें अच्छा लगा क्या? वो जरा संजीदगी से बोला। तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगे फाइक? उसने अपना हाथ छुड़वा के कहा था। ये खौफ भी जान को आ जाते हैं। क्यों छोड़ूंगा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? कितनी जल्दी हार मान जाती हो तुम? वो उसका हाथ मजबूती से थाम कर बोला था। मुझे कभी मत छोड़ना फाइक, मैं जुदाई का दुख नहीं झेल सकती। वो सर झुकाए भीगे लहजे में कह रही थी। ऐसा नहीं होगा अर्जिश, दिल से अपना माना है तुम्हें, आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, मगर दूर खड़ी तकदीर भी मुस्कुरा रही थी, ना जाने किस अंदाज में। मुझे इसके घर वालों को बता देना चाहिए। वो रूम में जाने लगा तो उसको ख्याल आया, उसके मोबाइल से नंबर देखे मगर कोई भी नंबर नाम से सेव नहीं था, बस चंद नंबर से उसे हैरत हुई। हेलो आसिम बाबा। जी बेटा खैरियत, मेरा एक काम कर सकते हैं? बोलो बेटा। इस वक्त खैरियत है ना सब? जी बाबा खैरियत है, बस एक एड्रेस देता हूँ, वहां जाएं और पता करके बताएं वहां कौन रहता है। उसने इस लड़की के आईडी कार्ड पर लिखा पता उनको बताया था। मैं अभी जाता हूँ, उन्होंने हामी भरी थी। मुझे फौरन इतला कीजिएगा, उसने कहकर फोन बंद कर दिया। उसने होले से दरवाजा खोला, सामने ही वो नर्स उसकी ड्रेसिंग सेट कर रही थी। उसको दरवाजे में खड़ा देखकर मुस्कुराई। आए सर, अब ये ठीक है, वो कहकर रूम से चली गई। वो उसके करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। कैसी हैं आप? वो बोला मगर उसके जिस्म में कोई जुम्बिश ना हुई। कैसी हैं आप मिस नायाब? अब उसको उसके नाम से पुकारा था। उसने गर्दन मोड़कर देखा और निगाहों में शनासाई की चमक उभरी। आप यहाँ? उसे अरिशमान को देखकर शौक लगा था, वो उठने लगी। अरे आप लेटी रहे। उसने उसे कंधों से पकड़कर दोबारा लेटाया। बताता हूँ सब, प्लीज परेशान ना हो। वह आंखों में हैरान के लिए उसको देख रही थी। मुझे आप जख्मी हालत में मिली थी, मैं आपको हॉस्पिटल लाया था, डॉक्टर्स ने 24 घंटे अहम करार दिए थे, शुक्र है आप होश में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सर झुकाए बोल रहा था। उसने कोई जवाब ना दिया। आपके घर अपने ड्राइवर को भेजा है, मुझे पता है आपको परेशानी होगी। असल में आपके बैग से आपका आईडी कार्ड मिला था तो वहीं से पता लगा। उसका सर अब भी झुका हुआ था। मेरा घर? वो बेख्तियार बोली। जी आपका घर? क्यों? वहां आपको कोई नहीं मिलेगा। उसकी आंखें पत्थर हो रही थी। क्या मतलब? कुछ नहीं, वो होले से बोलकर रुख मोड़ गई। उसने महसूस किया वो रो रही हो जैसे। आप ठीक हैं? मुझे कब तक डिस्चार्ज करेंगे? वो उल्टा सवाल कर रही थी। 10-15 दिन तक रखेंगे, सर की चोट गहरी है, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ से जल्दी जाना चाहती हूँ। आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह जल्दी आप सेहतियाब होकर जाएंगी। वो उसको नॉर्मल करने के लिए बोला, तभी फोन बोल उठा। जी आसिम बाबा। आस पड़ोस से पूछा आपने? उसे बात सुनकर यकीन नहीं आया था। ठीक है बाबा, अल्लाह हाफिज, उसने कहकर फोन बंद कर दिया। वहां ताला लगा हुआ है, वो हैरानगी से बोला। मैंने पहले ही कहा था। उसका लहजा बेनियाज था, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तो रहती कहाँ है? उसको परेशानी हुई थी। आपको इससे क्या गर्ज? वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर बोली। नहीं मगर फिर भी। वो शशोपन में था। फिर भी क्या? आपको कोई गर्ज होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मुझे क्यों हो गर्ज? अब नहीं पूछूंगा। वो अब जरा खुफकी से बोला था। अब ये समझेंगे मैं भरोसा नहीं कर रही। वो चुप रहा। मैं शक नहीं कर रही, अपने मामलात में दखल अंदाजी पसंद नहीं मुझे, जरा नरमी से बोली थी। आखिर वो उसका मोहसन था, मौत के मुंह से खींच लाया था। मैं आराम करना चाहती हूँ, वो उसको देखकर बोली। वो और उसकी आंखों में तैरती नमी देख चुका था। ओह सॉरी, मैं चला जाता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलने से पहले उसकी आवाज पे रुका था।
आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, आज मुझे जिंदगी की तरफ वापस ले आए। उसके लहजे की खोखलाहट पर वो हैरान हुआ था। ये मेरा फर्ज था। आप अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज रोइएगा मत। वो आखिर कह ही गया कि उसके अनकरीब बह पड़ने वाले आंसू देख चुका था। वो देखती रह गई, वो जा चुका था। मैं क्यों ना रो या अल्लाह, उसके इस एहसान का बदला कैसे उतारूंगी। तूने क्यों जिंदा रखा मुझे, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती थी, मुझे नफरत है जिंदगी से, नहीं जीना था मुझे। वो रो पड़ी थी और वो दरवाजे से बाहर खड़ा सब सुन चुका था। उसकी बातें उसको सख्त कर गई थी। क्या गम था उसको, क्या दुख दर्द थे जो उसको जिंदगी से नफरत करवा गए थे। वो क्यों खलाओं में घुरती रहती थी, क्यों किसी पर एतबार नहीं करती थी। क्या ये सब उसके साथ जिंदगी कर रही थी। वो सोच चुका था और वो मालूम करके रहेगा और वो उसकी तकलीफ बांट लेगा, उसके उसके जीवन से जिंदा रहने का गम निकाल देगा और वो उसके मजीद रोने नहीं देगा और वो उसको दिल से चाहने लगा था। तो इस लड़की को इतना तो हक बनता था ना कि वो हर जख्म से दूर रहे। उसका फर्ज था कि उसको हर गम से निजात दिलाए। अरिशमान मलिक खुद से ये अहद ले चुका था कि वो उसको अपनी मोहब्बत की पनाहों में लेकर जिंदगी के हसीन रंगों में ढाल देगा। क्या ये सब इतना आसान था। क्या वो वाकई उसको हासिल कर चुकी थी। दिल अब भी बेचैन था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फाइक जो खुद पर इतना संजीदा खोल चढ़ाए रखता था, अंदर से पत्थर नहीं था। क्या वो भी उससे प्यार करता था। वो खुद को समझा ही ना पाती थी। अर्जी, बाहर आओ जल्दी। बाहर से अरमान की आवाज आने पर वो कमरे से निकली। आफाक और फाइक आए हुए थे। फाइक बड़े पुरजोश अंदाज में ना जाने क्या बता रहा था। क्या हुआ और ये फाइल कैसी। मेरा वीजा आ गया है, लंदन जा रहा हूँ। उसने गोया उसकी समातों पर बम फेंका था। क्या, वो बमुश्किल कह पाई थी। 1 जनवरी की डेट आई है। उसके बाद फिर वो हंसते हुए बोला था। जनवरी कहाँ, दूर था। आया खड़ा था। हाँ जी, लंदन जा रहा है, अपने पापा के पास। वही जॉब मिल गई है इंशाल्लाह, जल्दी ही फिर हम भी जा रहे हैं। शास्ता खाला की खुशी ही दीदनी थी। मुबारक हो फाइक। वो बस इतना ही कह सकी और उठकर कमरे में चली गई। आंसू उसकी आंखों के लाडले बह जाने को तैयार थे। वो बेड पर बैठकर जब्त खो बैठी थी। मगर उसी लम्हे फाइक अंदर आया, मगर उसको पता न चल सका था। वो उसके पास बेड पर बैठा। क्यों रो रही हो अर्जेश, वो नरमी से बोला। वो पलटी। मत रोया करो, क्या मेरे जाने की खुशी नहीं तुम्हें। उसके आंसू अपने पुरों पर लेकर बोला। तुम चले जाओगे ना फाइक। उसे जुदाई का गम काटने लगा था। उसे भनक पड़ रही थी जुदाई की। तो क्या मैं वापस नहीं आऊंगा। वो उसकी आंखों में झांक कर बोला। जहां गम ही गम था। मुझे क्यों नहीं बताया कि जाने की तैयारियां करते रहे हो। वो शिकवा कर रही थी। मैंने किसी को नहीं बताया, बस पापा जानते थे। वो संजीदगी से बोला। मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा। वो अपनी हथेली को देख रही थी जहां शायद कुछ खो गया था। तुम्हारे लिए वापस आऊंगा अर्जेश। कौन सा उम्र भर के लिए जा रहा हूँ। मैं समझा था तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगेगा, मगर तुम रो रही हो। वो उसके हाथ सहलाते हुए बोला था। तुम पर एतबार करके तुम्हारा इंतजार करूंगी फाइक, और मुझे ऐसे सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद। वो अब किस नाते से उसको रोकती। यहाँ आकर मोहब्बत का वास्ता भी कम पड़ गया था कि मोहब्बत तो राहों में हाई नहीं हुआ करती, मर्जी मुसल्लत नहीं किया करती अपनी। वो उसकी मर्जी में राजी हो गई थी। तो फिर मुझे मुस्कुराकर अलविदा कहोगी, यूं रोकर नहीं। मैं नहीं रोऊंगी। वो उसके लहजे में खो गई थी। जुदाई दूर से नहीं, अब नजदीक से तज़हीक कर रही थी, जैसे वो जान ही नहीं सकती थी कि मुस्तकबिल से सब अनजान होते हैं। मगर फाइक की एक तसल्ली ही उसको काफी थी, मगर ये फकत तसल्ली ही तो थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो दरवाजे की झुर्री से बोला था। आज 8वां रोज था जो वो उसके लिए रोजाना सुबह नाश्ता लेकर आ रहा था। जी जी आए, कमरे में मौजूद नर्स ने कहा था। फिर उसको एक नजर देखकर चली गई। उसने नाश्ता मेज पर रखा। वो बिल्कुल खामोश थी। वो भी खामोश बैठ गया। आपको मालूम है आप जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रही। वो उसको मुतवज्जो कर रहा था और वो उसको सवालिया निगाहों से देखने लगी। क्योंकि कुछ खाती नहीं है आप। जितना खा सकती हूँ खाती हूँ, अब जबरदस्ती तो नहीं है ना। उसने ट्रे में से उबला हुआ अंडा और चाय का कप लिया था। अब ये बाकी ट्रे कौन खाएगा। वो माहौल में मौजूद तनाव को कम कर रहा था। आप इतना ज्यादा लाया ही ना करें, कल से नहीं लाऊंगा। आप पहले ही बता देती, 8 दिन गुजार के बताया। वो बेतिकी बोला। कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। वो उसको देखकर बोली। वो बहुत कम उसको देखती थी। मजीद कितनी देर यहाँ रहना है, मुझे अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो बेजार हो चुकी थी। 1 आध दिन में शायद। वैसे दारुल मान में क्यों रहती हैं। उसकी बात पर उसके हाथ में कप कांपा था। आपको कैसे पता चला। वो शशदर थी। किस दौर में रहती हैं आप, जहां से आप इतने दिन से गायब हैं। क्या वो आपको तलाश नहीं करते होंगे। कल कॉल आई थी आपके फोन पर, मैंने अटेंड की। बहुत ही जलालत सुनी। कैसे रहती थी वहां आप। वो उसकी हैरान आंखों को देखकर बोला। किससे इजाजत ली मेरा फोन यूज करने की। वो जरा गुस्से से बोली, मगर वो आदी हो चुका था। गुनाह नहीं किया मैंने। वो तहम्मुल से बोला। जिंदगी से क्यों बेजार है। वो उसको हार्ट अटैक करवाने की ठान के आया था। ये क्या कह रहे हैं आप। वो नजर चुरा गई। आप किसी से शेयर नहीं करती ना, तभी गमज़दा रहती हैं। बेशक जिंदगी गम देती है, मगर उनको बांट लेने से उनमें कमी आ जाती है। ठीक कह रहा हूं ना। किससे करूं शेयर। कौन है यहाँ मेरा। वो चीखी थी। आंसू गालों पर लड़क आए थे। मुझसे शेयर करे ना। वो दिल की बात कह गया था, जिस पर वो हंसी थी। क्यों, आप क्या लगते हैं मेरे। वो तंज से हंसी थी। कुछ नहीं लगता, मगर एक दोस्त मानकर ही। कभी कभी अजनबियों को दोस्त जानकर भी देखें, मालूम होगा कि आप इतने भी तन्हा नहीं हैं जितना समझ चुके हैं। वो उसके लहजे को नजरअंदाज करके बोला। वो कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी।
किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता मिस्टर। वो उसका नाम भी नहीं जानती थी। ये एहसास होने पर वो तल्खी से हंसी थी और वो उसका ठिकाना भी जान गया था, आरिशमान। उसने धीरे से उसका जुमला पूरा किया था। यही देख लें, मैं नाम तक नहीं जानती आपका, तो आपके बारे में क्या जानती होंगी, फिर एतबार कैसा। उसकी भंवरा आंखों में आंसू तैर रहे थे जिन्हें वो जब्त करने की कोशिश में थी, मगर वो सब देख रहा था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ बगैर किसी आश्रय के बैठी हैं। वो कप टेबल पर रखकर बोला, क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ ना, अगर आपको मुझ पर एतबार ना होता तो इतने दिन यहाँ ना गुजारती, वापस जा चुकी होती है ना। वो खफीफ सा मुस्कुरा के बोला। इतने में ही नर्स अंदर आई थी। इनको कल दोपहर 4 बजे डिस्चार्ज कर देंगे, वो कहकर चली गई। चले, रिहाई के वारंट आगे हैं, तैयार रहिएगा, मैं आपको दारुल छोड़ाऊंगा। वो ट्रे उठाते बोला था और कमरे से चला गया। उसको कुछ बोलने को खुले लब बंद हो गए थे। वो लम्हा जिसको वो कभी नहीं पाना चाहती थी, कभी नहीं देखना चाहती थी, वही उसके जीवन में आ चुका था। वो खुन शाम उसके जज्बात को भी सर्द कर रही थी। उसके आंसू अंदर ही अंदर जमते जा रहे थे और वो गम जिस पर आंसू ना बहाए जाए नासूर बन जाता है। वो रोना चाह रही थी मगर रो नहीं पा रही थी, बसारतें धुंधला रही थी। ये नया साल उसको गम दे रहा था। ये साल का पहला दिन उसके लिए खुशियां नहीं लाया था। वो गमज़दा थी मगर खुद पर जाहिर करने से डर रही थी। आज फाइक उसको सोगवार छोड़कर लंदन चला गया था और उसने मुस्कुराकर उसको अलविदा किया था। फिर भी वो गमज़दा थी। वो अभी से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं क्यों इतनी उदास हो रही हूँ? उसने कहा तो है वो मेरे लिए वापस आएगा। हाँ, मुझे उस पर एतबार है। वो मुझसे वादा लेकर गया है ना, वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो खुद को खुद ही हौसला दे रही थी, मगर ये कसक कैसी थी जो घबराने पर मजबूर कर रही थी। क्या अब वाकई दारुल जाएंगी आप? वो कार ड्राइव करते हुए बोला था। वक्त पर उसको लेने आ गया था। वो बिना चू चुरा किए उसके साथ चली आई थी। साइड सीट की बजाय पिछले जाके बैठी थी और वो अब तक बिल्कुल खामोश थी। तो और कहाँ जाऊंगी? वो चौंकी थी। आपका अपना घर है जब, तो क्यों जाएंगी दारुल मान? वैसे भी वो हेड उस दिन कह चुका था कि अब हम नहीं रखेंगे। अब जाएंगी भी तो कैसे कैसे सवाल करेंगे वो आपसे। एक नया इंकशाफ। वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा था। नहीं, इस घर में नहीं जाऊंगी मैं। उसका लहजा दो टोक था। तो कहाँ जाएंगी? वो बैक व्यू मिरर में उसे देखते हुए बोला, मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रह लूंगी। ओके, वो सिर्फ इतना ही कह सका था। अपने घर क्यों नहीं जाती? वो खरीद रहा था, बताना जरूरी नहीं। वो सीट की पोस्ट से सर टिका गई। हैरत है, इतना आलीशान बंगला होने के बावजूद कभी दारुल मान कभी हॉस्टल काफी पुर इसरार साबित हो रही हैं। वो यू टर्न लेते हुए बोला, दिल खंडर हो चुका हो तो आलीशान इमारतें कुछ नहीं रहती। वो आंखें मूंदे बोल रही थी। ये भी ठीक कहा। वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। वो कार यूनिवर्सिटी के आगे रोक चुका था। वैसे बहुत बेवकूफ़ मैं नहीं था, लेकिन आपने बना दिया मुझे। वो कहते हुए कार से बाहर आया और वो भी बाहर निकली। क्या मतलब है इस बात का? अब शाम के 5 बजे कौन आपको कमरा अलाट करेगा? कौन होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में? वो उसकी तरफ देखकर बोला, तो ये तो आपको अब याद आ रहा है। वो खासी अच्छी परेशान हो गई थी। कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है या नहीं? वो उसी के जुमले बोल रही थी। अब तंज बंद करें, मैं कहाँ रहूंगी? बुरा ना मनाए तो आज मेरे घर पर रुक जाएं। सुबह यूनिवर्सिटी आकर कमरे की बात कर लेंगे। वो कार से टेक लगाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो ये सुनकर ही बौखलाई थी। तो फिर चले, दारुल मान छोड़ आता हूँ। वो कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, बातें नहीं सुन सकती। वो खौफजदा लग रही थी। तो फिर यही तो कह रहा हूँ, मुझ पर भरोसा करें, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इत्मीनान कैसे दिलाए। ये बहुत मुश्किल होगा, मैं समझ सकता हूँ, मगर क्या कोई और चारा है? आप भरोसा क्यों नहीं करती मुझ पर? अगर मेरा कोई ज़ाती मफाद होता तो वहीं हॉस्पिटल में जान देती ना। आप तो माहिर है ना चेहरे पढ़ने में। वो उसके रूबरू खड़ा था। भरोसा कर लूँ, मगर लोगों के सवालों को क्या जवाब दूंगी? लफ्ज़ों के तीर से बहुत खौफ आता है मुझे, बहुत घायल कर देते हैं। वो आंसुओं से भरी आंखों से उसको देख रही थी। चेहरे पर खौफ के आसार थे। लोगों का खौफ दिल से निकाले मिस नायाब, उनके मुंह बंद नहीं हो सकते। किस किस से लड़ेंगी? ये दुनिया जीने नहीं देती, मगर जीना पड़ता है। आपको इस सब का सामना करना है। दारुल मान, मैं खुद नहीं चाहता आप जाएं। वो मैनेजर, उसकी जुबान गंदी थी बहुत, मैं बता नहीं सकता। वो आप जैसी बाइज्जत लड़की के लिए अच्छी जगह नहीं है। वो चाहते हुए भी उसके आंसू नहीं पहुंच सका था, मगर उसको समझा रहा था। वो खामोशी से उसको तकते जा रही थी। प्लीज़ आप रोए मत, अच्छा चल रही है मेरे साथ? उसका अंदाज दो टोक था और कुछ तो था उसकी शख्सियत में। वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो रही थी। चले। वो चुपचाप कार का दरवाज़ा खुलकर बैठ गई थी। खुद वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा था। दुनिया में सर उठाकर जीना सीखें। दुनिया ना किसी को खुश देख सकती है ना गमज़दा। जैसा सलूक खुद के साथ करती हैं, ऐसे आप जिंदगी की जानिब नहीं लौट सकती। एतबार जब एक बार उठ जाता है तो उसे पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर जिंदगी की कोई अहमियत नहीं रहती। वो आंसू साफ करते हुए बोली। वो खामोश रहा था। सारा रास्ता खामोशी से काटने के बाद उसने कार अपने घर के सामने रोकी। हॉर्न देने पर गेट खुल गया था। कार से बाहर आया और पिछली निशस्त का दरवाज़ा खुलकर उसको गुजरने की जगह दी। वो उसके इस अंदाज पर मुस्कुराई थी, इतनी इज्जत ना दे मुझे, वो कहते हुए बाहर आई थी और वो उसके पीछे बोझल कदमों से चल रही थी। कमजोरी अभी बाकी थी। वो अंदर चला गया। माँ जी देखें तो जरा कौन आया है? वो अपनी धुन में बोलता हुआ आया को पुकार रहा था, मगर वहाँ था ही कौन जो उसको सुनता।
پھر خود ہی اپنی غلطی پر مسکرایا. وہ بھول کیسے گیا تھا؟ اب وہ جواب دیں گی. اوہ میں بھی کتنا بے وقوف. وہ ماتھا مسلتے ہوئے مسکرایا. وہ حیران ہوئی. اس میں بے وقوفی کی کیا بات؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی. جو سن ہی نہ سکتا ہو اس کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا. بیٹھے نا, آپ کھڑی کیوں ہیں؟ تھینکس. وہ دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی. کیا ہوا آپ کی ماں جی کو؟ اسے کوئی تو بات کرنی تھی. کچھ نہیں, بس وہ اس دنیا میں نہیں رہی. وہ ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا. ایم سوری. میں بھی خواہ ہی پوچھنے لگی. اسے اب واقعی افسوس ہوا تھا. آئیں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں. تھک گئی ہوں گی. اور اب وہ ایک بار پھر اس کی پیروی میں چلتی تھی. آپ آرام کریں, میں کھانا بھجواتا ہوں. کیا کھائیں گی؟ اب تو پرہیزی کھانے سے بھی پرہیز مل گیا ہے. وہ پھر سے خوشگوار لہجے میں بول رہا تھا. کچھ بھی لے آئیں, میں کھانا ڈائننگ ٹیبل پر کھاتا ہوں. آپ آنا چاہیں تو بتائیں. ہاں میں آتی ہوں. وہ شاید کمرے میں نہیں رکنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے, فریش ہو جائیں. وہ کہہ کر چلا گیا. اس نے دروازہ لاک کر لیا تھا. کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی؟ نہیں, اعتبار کرنا ہے. وہ میرا محسن ہے. ٹھیک ہی تو کہتا ہے. سر اٹھا کر جینا سیکھوں. نہ جانے کیوں اس پر اعتبار کرتے خوف نہیں آ رہا. وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. خود کا محاسبہ کرنے لگی. فریش ہو کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا. آئینے کے آگے کھڑی ہو کر ماتھے کا زخم دیکھنے لگی. اتنے سے زخم سے کیا ہو جانا تھا مجھے؟ زخم تو دل پر لگے تھے جو کبھی کوئی نہیں بھر سکتے. وہ تلخی سے مسکان سے بولی اور اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. باہر ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی. بیٹا کھانا تیار ہے, آ جائے میرے ساتھ. وہ ان کے پیچھے چل پڑی اور وہ کھانے کی میز پہ پہلے ہی موجود تھا. آئیں مس نایاب. اسے کھڑے ہو کر اس کے لیے کرسی نکالی تھی. آپ بیٹھیں پلیز. وہ خود کو اتنی عزت ملنے پر نروس تھی. اس کی نکالی ہوئی کرسی پر اس کے دائیں جانب بیٹھ گئی تھی. آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ وہ باقی کرسیاں خالی دیکھ کر بولی. جی اکیلا ہوتا ہوں. پہلے ماں جی تھی, اب بس میں ہوں. مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھانا ڈالتے ہوئے بولا. یہ بوا آتی ہیں کھانا بنانے. جب ضرورت ہوتی ہے ان کو بلا لیتا ہوں. یہیں کوارٹر میں رہتی ہیں. اب میں اتنا اچھا کوک نہیں ہوں کہ کسی مہمان کی آنکھ پر کچھ اچھا بنا سکوں. وہ اب کھانا سرو کرتی ہوئی عورت کا تعارف کروا رہا تھا. اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی. کبھی کبھی تو کوئی مہمان بن کر آتا ہے میرے گھر, تو کیا اتنا بھی نہ کروں؟ آئیں بوا, آپ بھی کھائیں. کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی. نہیں آپ آئیں, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. آپ نے نا مس نایاب, ایک تو کھاتی بہت کم ہے. ہاں میں لیتی ہوں. اس نے چاول پلیٹ میں نکالے تھے. کھانے کے بعد کافی کا دور چلا تھا اور بوا کے جانے کے بعد وہ بالکل خاموش تھی. اچھا تو میں اب جاؤں کمرے میں, مجھے تھکن ہو رہی ہے. وہ اٹھتے ہوئے بولی. جی بالکل, آپ کو آرام کی ضرورت ہے, اس نے کہا اور اس کو کمرے تک چھوڑ کر واپس چلا گیا. کتنا عجیب لگتا ہے نا فائق بھائی کے بغیر, آفاق نے گیم کھیلتے ہوئے کہا. ہاں یہ تو ہے. بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ لینڈ لائن پر کال آنے لگی. ارزش نے ہاتھ بڑھا کر ریسیو کیا تھا. فائق کو گئے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا تھا. وہ روز اس کے فون کا ویٹ کرتی تھی مگر ان رابطوں میں کمی ہو گئی تھی. کیا یہ مسٹر ارمان کا نمبر ہے؟ اجنبی آواز آئی تھی. جی آپ کون؟ وہ پریشان ہوئی تھی. جناح ہاسپٹل سے کال کر رہا ہوں. ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, خاتون بھی ان کے ساتھ ہیں, آپ جلدی آئیں. دوسری جانب سے کہہ کر فون بند ہو گیا تھا. ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا. اس حرکت پہ آفاق نے اس کو دیکھا تھا. کس کا فون تھا ارضی؟ آفاق, وہ امی ارمان, ہمیں ہاسپٹل جانا ہے. کیا کہہ رہی ہو ارضی؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا. جناح ہاسپٹل سے کال تھی. جلدی چلو آفاق. تھوڑی دیر بعد ہی وہ ہاسپٹل میں موجود تھے. سارے راستے ارضی روتی آئی تھی. شائستہ بیگم الگ پریشان تھی. ان کو آپریشن تھیٹر لے کر گئے ہیں. آفاق کے پوچھنے پر کاؤنٹر سے پتہ لگا تھا. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. خالہ جان وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ خدا سے دعا کرو. کیا ہوا ڈاکٹر؟ امی ٹھیک ہے نا؟ اور ارمان؟ ڈاکٹر کے آنے پر وہ تیر کی طرح بڑھی تھی. آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا. میں بیٹی ہوں ان کی. وہ ارمان میرا بھائی ہے. کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی. کار الٹی تھی. ایکسیڈنٹ شدید تھا. خاتون کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. وہ بچہ, اس کا سر بالکل پھٹ چکا تھا. وہاں چوٹ آئی تھی ان دونوں کو. ڈاکٹر بڑے تحمل سے بتا رہا تھا. تو وہ چیخی تھی. ہم ان کو نہیں بچا سکے. آخر کار جو قیامت ٹوٹنی تھی ٹوٹ پڑی تھی. ارزش آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ آفاق کی حالت بھی کم نہ تھی. ہم انہیں بچا نہیں سکے. میجر آپریشن کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ کہہ کر چلا گیا تھا. یہی حقیقت تھی زندگی کی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں ختم ہو جانے والی. جو جھوٹ بولتا ہے یہ ڈاکٹر, وہ بس اتنا ہی کہہ سکی. تھک کر ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا اب اتنی بری خبر پر نہیں نکل رہے تھے. آفاق اس کو لے کر تھیٹر میں آیا تھا. ارزش کو سما بیگم کے پاس کھڑا کر کے اس نے ان کے منہ سے کپڑا ہٹایا تھا. ارزش یکدم ہی بیڈ کے پاس گری تھی. امی اٹھے نا امی, آپ کو تو الرجی ہے نا ہاسپٹل سے, اب کب سے اتنی دیر لیٹی ہیں, اٹھے. وہ ان کو کندھوں سے جھنجھوڑ رہی تھی. آنکھ سے ایک بند تک نہ بہی تھی. ارمان کے پاس آئی تھی. اس کے چہرے کی اتنی بری حالت دیکھ بھی اس کے آنسو نہیں نکلے تھے. ارمان, اوے ارمان, تم بھی مل گئے ہو نا امی کے ساتھ. اٹھ جاؤ ارمان. خدا کے لیے پتہ ہے نا مجھے کتنی بری لگتی ہے یہ گیم. میں آئندہ نہیں تنگ کروں گی تمہیں, کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گی. میری خطاؤں کی اتنی بڑی سزا مت دو ارمان. اٹھ جاؤ, نہ کرو میرے ساتھ تم دونوں ایسا. آخر میں اس کا لہجہ رون گیا تھا. آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے تھے. اٹھو ارضی, میرا بچہ. شائستہ بیگم اس کو اٹھا رہی تھیں مگر وہ ارمان کے سرہانے سر رکھے
उसके चेहरे को हाथ में लिए रो रही थी। एक ही भाई था, एक ही अच्छा गमगुसार था, अल्लाह ने वो भी छीन लिया था। ना इंसाफी तो थी ना। उठो अर्जी, उनको घर ले जाए, वो इसको उठाते हुए बोला था और वो सुर्ख आंखें लिए मरे कदमों से उसके साथ बाहर आ गई थी। घर आके वो कमरे में बंद हो गई थी। घर के दालान में 2 मैयतें मौजूद थीं। अर्जिश, इस तरह अंदर मत रहो, बाहर आओ। आफाक उसके करीब बैठा था। वो जमीन पे बैठी घुटनों में सर्दियाँ रो रही थी। सिसकियाँ और आहें बहुत ज्यादा थीं। इस तरह नहीं रोते अर्जी, मरने वालों को तकलीफ होती है, जाने वाले वापस नहीं आते। क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूँ आफाक के खुदा ने मुझसे मेरे इतने करीबी रिश्ते छीन लिए? क्या मैं बहुत गुनाहगार हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खुदा के आगे किसका बस है अर्जी? वो खुद भी गमजदा था। काश मैं उनको जाने ही ना देती। वो सर गिराए फिर से रोने लगी थी। शास्ता बेगम उसको बाहर दालान में ले आई थी। वो बिल्कुल चुप सादे इन मैयतों को देख रही थी, आंखों में बेयकीनी थी। वो कयामत के गुजर जाने पर यकीन कर ही नहीं पा रही थी, मान ही नहीं पा रही थी। कैसे माना जाए कि कोई ऐसा जिसके साथ इतना वक्त गुजारा हो अचानक ही आंखों से ओझल हो जाए? ये मानना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। फाइक का आसरा था, मगर उसके भी राब्तों में कमी थी अब। मगर जो रिश्ता माँ और भाई का था वो तो छिन गया था ना, हमेशा के लिए। बस 2 हफ्तों तक वापस आ रहा हूँ अलीज़े, परेशान ना हो तुम। आना ही है मैंने, यहाँ वैसे ही बहुत परेशानी है। आ जाऊँगा मैं जल्दी, तुम अपना ख्याल रखना, बाय। फाइक को आए हफ्ता हो चुका था, मगर अब तक ना मिल सकी थी, मगर अब इन अल्फाज ने उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल ली थी। वो बगैर दस्तक दिए उसके रूबरू खड़ी थी। अर्जिश, कैसी हो तुम? वो उसके अचानक आने पर बौखला गया था। इतना बौखला क्यों गए? क्या मैं बिना इजाज़त नहीं आ सकती? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। ना जाने कहाँ से आज इतनी हिम्मत आ गई थी। आज भी तो वही आंखें थी ना जिनमें झांकते हुए भी जान जाती थी। नहीं, आओ बैठो। कौन है वो? वो बिल्कुल बेतासुर लहजे में बोली थी। किसकी बात कर रही हो तुम? वो नजरें चुरा गया था। क्या मेरा भरोसा इतना कच्चा था कि तुमने ये सब कर दिया फाइक? मैं मजबूर था अर्जिश, उसका सर झुका था। कैसी मजबूरी जो मुझसे शेयर न कर सके? वो हौसला जमा कर चुकी थी। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं तुम्हारा एतबार तोड़ चुका हूँ अर्जिश। यानी उसको एहसास था मैं तुम्हारी मजबूरी सुन सकती हूँ फाइक। वो जरा सी खामोशी के बाद बोली थी। अलीजे हमारी यूनिवर्सिटी फेलो थी, जानती हो ना? वो भी लंदन मेरे साथ गई थी, मगर लंदन एयरपोर्ट पर अलग हो गई थी मुझसे। मगर उस रात वो उससे रुख मोड़ गया था। किस रात? क्लब में वो नशे में धुत थी और हम सब ऑफिस वर्कर बॉस की दी हुई न्यू ईयर पार्टी पर इनवाइटेड थे। वो हद से बढ़ रही थी। मेरा हाथ उठ गया था, मगर उसने शोर मचा दिया, अपनी इज्जत खराब करने का इल्ज़ाम लगाया मुझ पर। लोगों की बदजुबानी बढ़ गई थी। मेरे पास कोई हल नहीं बचा था सिवाय इसके कि क्या रास्ता बचा था फाइक? ये सवाल पूछ लेना आखिरी हद थी उसके हौसले की। मुझे कोर्ट मैरिज करनी पड़ी, उसके अलावा हम में और कुछ नहीं रहा। अर्जी, तुम्हारा ख्याल आता रहा, मगर मैं बेबस था। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तुम साफ कह देते कि अलीजे से शादी कर ली है। इस लंबी दास्तान की जरूरत नहीं थी। उसके लहजे में तंज उभरा। जानता था यकीन नहीं करोगी। ओके मिस्टर फाइक, मुबारक हो शादी। आपने मुझे बहुत जल्द मुतल्ला कर दिया, वरना मैं तो सारी उम्र इंतजार में गुजार देती, है ना? ये तो आज मैंने सुन लिया, वरना आप तो कभी ना बताते। जाइएगा तो मिसेस अलीजे फाइक को मेरा मोहब्बतों भरा सलाम जरूर दीजिएगा। वो कहकर बाहर निकल गई थी और वो उसको रोक भी नहीं सका था। खालाजान, आपने मुझे बताया नहीं फाइक की शादी का? वो शास्ता बेगम के कमरे में आई थी। तुम्हें किसने बताया? इस बात को जाने दे। सिमाब और अरमान को पता था, मगर मैंने तुम्हें बताने से मना कर दिया था। वो होले से निदामत से बोल रही थी। क्यों? जानती थी मोहब्बत करती हो मेरे फाइक से। वो शर्मिंदा थी। अब मुझे पता लग गया ना, तो क्या कर लिया मैंने? वो अजीब से लहजे में बोली थी। आज सब कुछ खत्म हो चुका था। वो खामोशी से बाहर निकल गई। आज जो एक आस थी वो भी टूट चुकी थी। खुद को एक बार फिर तन्हा महसूस किया था। काश पहले पता लग जाता। खैर, जिंदगी बड़ी लंबी है, कट जाएगी, मैं काट लूंगी, गुजार लूंगी। फाइक नहीं तो क्या जिंदगी रुक जाएगी? वो बेअख्तियार रो दी थी। शाम के साए ढल रहे थे। उसका बना बनाया ख्वाब नगर आंसुओं के रेले में बह गया था और वो किरची किरची बिखरी थी तो समेटने वाला कोई ना था। जो गम वो कहती थी सह नहीं पाएगी, कितने आराम से बर्दाश्त कर गई थी। वाकई बिनते हवा के हौसले को कोई मात नहीं दे सकता। मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। अकेली एक मैं अकेली थी, कारवां भी उसका था। साथ साथ चलने की सोच भी तो उसकी थी और रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। हूँ आज यूं अकेली तो दिल सवाल करता है, लोग तो उसी के थे, क्या खुदा भी उसका था? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई रात को? वो नाश्ते की टेबल पर उससे पूछ रहा था। नहीं, मैं आराम से सोई थी। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं ना हम? वो उसको याद दिला रही थी। जी, नाश्ता कर लें फिर निकलते हैं। वो नाश्ते में मगन था। आज कितने अरसे बाद वो दिल से खा रहा था, वरना माँ जी के जाने के बाद खाना बस जहर मार करता था। मगर आज इस लड़की की मौजूदगी में अजीब सी तस्कीन मिल रही थी। उसे खुशी थी कि उसने एतबार किया था उस पर। क्या इन पुराने कपड़ों में रहेंगी? इस हालत में कमरा बुक करवाएंगी? वो इंकशाफात करने का ही आदी था। उसने बेअख्तियार अपने कपड़ों को देखा। वो बहुत शिकन आलूद थे।
میں راستے سے کپڑے لے لوں گی، اس نے ہولے سے کہا تو وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ سر اسپات میں ہلا دیا تھا۔ آپ آ جائیں، گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ گیا اور وہ کمرے سے اپنا بیگ لے کر باہر آئی تو وہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پہلے بینک جائیے گا پھر مارکیٹ، وہ کار سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ بینک؟ مگر کیوں؟ وہ چونکا۔ کپڑے بغیر پیسوں کے نہیں ملتے، ظاہر ہے پیسے لینے جاؤں گی، مگر شاپنگ تو میں کرواؤں گا نا۔ وہ الجھا تھا۔ نہیں، آپ آلریڈی میرے لیے بہت کر چکے ہیں، میں مزید بوجھ نہیں بن سکتی۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ پلیز برا مت مانیے گا، وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ چکی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ پیسے لے چکی تھی۔ آپ سوچیں گے کہ میرے پاس بینک بیلنس کہاں سے آیا، رہتی تو دارالعمان میں ہوں۔ وہ واقعی چہرے پڑھنے کی ماہر تھی۔ ہاں بالکل، فیصلہ آباد میں زمینیں تھیں ابا کی، چچا ابا کا حصہ میرے اکاؤنٹ میں ہر ماہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ رکھ تو سکے نہیں تھے اپنے پاس، اتنا احسان کافی تھا کیونکہ میں نے کورٹ جانے کی دھمکی دی تھی۔ یہاں ایک اکیڈمی ہے، وہاں سائنس کی ٹیوشن دیتی، یوں ایک کلاس کو اس کی بھی پے ملتی ہے۔ دارالعمان سے اجازت لی تھی پڑھنے اور پڑھانے کی، نہ جانے کیوں وہ اس کو سب بتاتی جا رہی تھی۔ اب مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ اعتبار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کار سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ یکدم ہنسا تھا۔ میں ہوٹل میں بھی کمرہ لے کر رات گزار سکتی تھی، ہاں پر اکیلی ہوتی نا وہاں۔ اس کا لہجہ مدھم مگر گمبھیر تھا۔ اس نے نگاہیں اس پر جمائیں۔ کیوں یہ شخص اس پر حق جمانا جانتا تھا؟ کیوں اس کو یہ فن آتا تھا؟ کیوں وہ اس کو روک نہیں پاتی تھی کچھ کہنے سے؟ کار مارکیٹ کے باہر رکی تھی۔ وہ بڑے پھیکے رنگ سلیکٹ کر رہی تھی۔ اتنے ڈل کلر کیوں لے رہی ہیں؟ وہ حیران تھا کیونکہ اس عمر کی لڑکیاں تو شوخ رنگ لیتے نہیں تھکتی تھیں۔ مجھے پسند ہے اسی لیے۔ پسند ہے یا عادت پڑ چکی ہے، ایسا ہی سمجھ لیں۔ نہیں، اب یہ رنگ نہیں پہنیں گی آپ، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا ان رنگوں کے لیے، وہ اس کو ڈریس چوز کرتے دیکھ تیزی سے بولی تھی۔ بس آپ وہ سب نہیں پہنے گی، یہ جا کر پہن کر آئیں، جلدی کریں دیر ہو جائے گی۔ اس نے پرپل کلر کا ڈریس اس کو زبردستی تھما دیا تھا، مگر میں کیسے؟ وہ الجھی پڑی تھی۔ جائیں، وہ اسے ایک نظر دیکھ ٹرائی روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں باہر آئی تو وہ منتظر ٹہل رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے بے اختیار ٹھٹکا۔ کتنا کھلا تھا اس پر یہ رنگ، دیکھا؟ میں نے کہا تھا نا کتنا اچھا لگے گا، میری چوائس ہی بہت کمال۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ چکا تھا کہ وہ کنفیوز ہو رہی ہے، مگر پھر بولتے بولتے رک گیا۔ اس کو کہاں حق تھا اس کی تعریف بے ساختہ کر دیتا؟ یہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ وہ خفت سے بولی۔ ایک عرصہ گزارا یہ سب چھوڑ چکی تھی۔ نہیں، کچھ برا نہیں لگ رہا، لائف میں چینج اچھا ہوتا ہے۔ وہ اجنبی اس کو بہت کچھ یاد دلا رہا تھا، وہ ماضی میں کھو رہی تھی۔ وہ اس کو مزید کپڑے دکھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ پیمنٹ کرتا جا رہا تھا، مگر اس کو اس بات کا دھیان نہیں رہا تھا۔ جب وہ مارکیٹ سے باہر نکل آئے تب وہ چونکی۔ آپ نے پیمنٹ کیوں کی؟ اسے اپنی غفلت کا بھی غصہ آیا تھا۔ پھر اپنے بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ یہ رکھیں پیسے، میں نے کہا بھی تھا کہ میں مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اسے کہنے کے ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی اس کو تھما چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اب چلیں، وہ اس کی بات مکمل ہونے پر اتنا ہی بولا اور کار کی جانب بڑھ گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ خاموشی سے اتر گیا، پھر وہ تو سیدھا اپنے لیکچر کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے رویے پر پریشان ہوئی تھی۔ اب کیا کہتی، خود ہی تو کہا تھا کہ مزید بوجھ نہیں بنے گی۔ سر جھٹک کر آفس چلی گئی۔ کمرہ مل گیا تھا۔ کمرے میں دو لڑکیاں اور بھی تھیں۔ وہ اپنے وارڈروب سیٹ کرنے لگی۔ وہ یہ سب چھوڑ چکی تھی، مگر آج ایک اجنبی کے کہنے پر وہ یہ سب دوبارہ کر رہی تھی۔ وہ لڑکیاں اس کو جانتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر حیران ہوئی تھی مگر خاموش رہیں۔ وہ ارشمان کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ وہ کیوں اعتماد کر رہی تھی؟ کیا اسی اعتماد کرنے کی عادت نے اس کو آج اس مقام پر نہیں پہنچایا تھا؟ کیا دوبارہ وہی غلطی نہیں کر رہی تھی؟ مگر وہ اس کے بارے میں منفی نہیں سوچ پاتی تھی۔ دماغ اس کے ہر نظریے کو جھٹلا رہا تھا۔ اس پر اعتماد کرنے کو کیوں دل آمادہ ہوتا تھا لیکن جان نہیں پاتی تھی۔ فائق کے واپس جانے کے بس 2 ماہ بعد ہی شائستہ بیگم اور آفاق کا ویزا آ گیا تھا، جس کا ارزش کو بڑی دیر بعد پتہ چلا، مگر اس کو کوئی غرض نہیں تھی کسی سے۔ وہ دونوں لندن چلے گئے تھے۔ ان کو ارزش نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ گھر کرائے پر دے کر خود یونیورسٹی ہاسٹل میں رہ لے گی۔ آفاق نے کہا کہ وہ اپنے چچا کے پاس چلی جائے، مگر وہ پہلے ہی بڑے بہانے اس کو سنا چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے اس نے اپنے گھر کو تالا لگا دیا تھا۔ نایاب ولاج اس کو وہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی تھی۔ خود دارالعمان چلی گئی تھی۔ امن اور سکون کے لیے اس کو وہی جگہ نظر آئی تھی۔ خود یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ ایوننگ ٹائم میں ایک اکیڈمی میں پڑھانے لگی تھی۔ خود کو اس دنیا میں مدغم کرنا چاہتی تھی، اپنے ماضی سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ بینچ پر اکیلے بیٹھا تھا جب وہ اس کے پاس آئی۔ کیوں؟ وہ اس کو دیکھے بغیر بولا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں؟ وہ بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آپ تو چہرے پڑھنے کی ماہر ہیں، خود اندازہ لگا لیتی۔ وہ اب اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں تو چہرہ پڑا تھا، معلوم ہوا نا کہ ناراض ہیں۔ اب وجہ آپ بتا دیں۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، حالانکہ وجہ جانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا یونیورسٹی کے اسپیکرز بول اٹھے۔ ارشمان ملک اور مس ارزش نایاب فوراً پرنسپل آفس میں تشریف لائیں۔
ये ऐलान पूरी यूनिवर्सिटी ने सुना था। क्यों इस तरह क्यों बुलाया है? वो परेशान हो गई थी। पता नहीं, आए मालूम हो जाता है। वो दोनों ऑफिस की जानिब जा रहे थे। स्टूडेंट सरगोशियां कर रहे थे, मगर एक बात ने दोनों को सर से पांव तक हिलाकर रख दिया था। मैंने कहा था अपने बाप ही का बेटा है, एक ही खून है दोनों का, वही खसलत है इसकी भी। ले गया था रात इस लड़की को अपनी कोठी पे। ये हद दर्जा घटिया अल्फाज सुनकर उसके कदम रुक गए थे। वो भी रुका था। आज फिर अपने बाप का ताना मिला था, और ये कोई मामूली ताना ना था। ये क्या बकवास है? अर्जिश ने इस बदजुबान के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो अपनी ऐसी तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई थी। ये बकवास नहीं है, तुम दोनों का कड़वा सच है, वो तो मुस्कुर से बोला था। वो भीड़ को चीरती हुई सीधा प्रिंसिपल ऑफिस गई थी। वो खामोशी से साथ था। यस सर, आपने बुलाया? वो बड़े तहम्मुल से बोली थी। आए बैठे मिस नायाब। आप भी मिस्टर मलिक, प्रिंसिपल ने बड़े आराम से कहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मिस अर्जिश? वो अर्जिश से मुखातिब हुआ था। क्या सर? बाहर बातें तो सुनी होगी आपने। उनका लहजा अब भी नरम था। वो सब बकवास है सर, हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। हमारा यकीन करें, जो कहा जा रहा है सब झूठ है। आरिशमान ने बोला था। तो क्या ये झूठ है कि आप मिस अर्जिश नायाब को अपने घर ले गए थे? वो आगे झुकते हुए बोले। ये सच है, मगर वो बुरा फंसा था। तो जो लोग कह रहे हैं, क्या वो झूठ है? क्योंकि मिस अर्जिश तो दारुल मान में रहती हैं। क्या कर रही थी वो आपके साथ? और अब उन्होंने हॉस्टल में कमरा ले लिया। क्यों छोड़ा दारुल मान? कितने सवाल उठते हैं। वो भी अब सख्त लहजे में बोले थे। मैं बताती हूँ सर जो हुआ था, जो वजूहात थी। फिर अपने एक्सीडेंट की सारी तफसीलात उनको बताई, और फिर दारुल मान छोड़ने की वजह भी। कैसे यकीन किया जाए मिस अर्जिश, स्टूडेंट्स उसके चश्मेदीद गवाह हैं कि आप उनके साथ घर गई हैं, और आज तक ऐसा इस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। वजह आपको बताई तो है सर। अगर कुछ मेरे साथ बुरा होता तो क्या मैं आपको सब बताती? क्या इस तरह यूनिवर्सिटी आती? आप बहुत गलत समझ रहे हैं। गवाह झूठ भी हो सकते हैं। उसे मुजरिम ना होते हुए भी सफाइयां देनी पड़ रही थी। ऐसा कुछ हुआ होता तो भी आप कभी ना बताती, क्योंकि ये लोग बताने ही ना देते। ऐसे लोगों की धमकियां ही काफी होती हैं। इनका निशाना अब आरिशमान था। नहीं, इनकी ईमान की गवाही मैं देती हूँ। ये बिल्कुल खरे इंसान है। ये ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा सोच भी नहीं सकते। जब मैं खुद कह रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये काफी नहीं है? उसका लहजा रुंध गया था। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने इनके साथ गलत किया है? आरिशमान ने कहा तो वो मुस्कुराए। है ना सबूत? मैं पागल नहीं हूँ जो यूं ही वक्त जाया करूं, प्रिंसिपल ने कहा, और चंद तस्वीर उसके सामने फेंकी, जिसे देख दोनों पर हैरतों के पहाड़ टूटे। इनमें वो दोनों कार के पास खड़े थे, और अर्जिश रोती हुई आंखों से देख रही थी। कपड़े शिकन आलूद थे। आरिशमान उसको देख रहा था। उसका हाथ हवा में था। दूसरी तस्वीर में वो रोती हुई कार से बाहर देख रही थी। ये तब की तस्वीर थी जब वो शाम को यूनि में कमरा लेने आए थे, मगर वो उसको घर ले गया था। ये तस्वीर बेशक दुरुस्त थी, मगर उनको गलत रंग दिया गया था। बेशक ये दुरुस्त है, मगर इनका वो मतलब नहीं जो समझा जा रहा है। उसने एतराफ किया था। वो रो रही थी, वो भी इस घटिया इल्जाम पे हैरान परेशान था। उसकी ये हमदर्दी इस कदर गंदा रूप धार लेगी सोच भी नहीं सकता था। अब वो दोनों फंसे थे। आपके घर में कौन कौन है मिस्टर मलिक? मेरे अलावा कोई नहीं होता, वो स्पाट लहजे में बोला। तंज जाहिर हुआ। और मिस अर्जिश नायाब, आपके अब्बा मेरी छोटी उम्र में फोत हो गए थे। अम्मी और भाई 2 साल पहले एक्सीडेंट में चले गए। अब मैं अकेली हूँ, वो रोते हुए बता रही थी। अब क्या किया जाए? आप जैसे लोग हमारे दूसरे स्टूडेंट्स को भी खराब करेंगे। मिस अर्जिश, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप किसी का गुनाह छुपाएंगी। कितने पैसे दिए हैं इसने आपको मुंह बंद करने के लिए? वो बहुत बड़ा इल्जाम लगा चुके थे। इनफ। आपकी सोच इस कदर घटिया कैसे हो सकती है? एक पाकीज़ा और बाइज्जत लड़की को इस तरह जलील नहीं कर सकते आप। किसी की इज्जत को तार तार करने का हक नहीं है आपको, और आप इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। वो शदीद गुस्से से बोला था। अपनी ही आंखों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ते नहीं देख सकता था। आवाज नीची रखें मिस्टर आरिशमान मलिक। अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरह तमीज के दायरे से मत निकले। तमाम सबूत आपके खिलाफ जाते हैं। इस तरह बद इखलाकी से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। इस लहजे के आदी नहीं होते हैं ये प्रिंसिपल्स। हाँ, ये बात छुपी रह भी कैसे सकती थी? आप जैसे लोग इसको पूरे जमाने में ही फैलाएंगे। अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत का इतना ख्याल था तो ये बात घुमाई ही क्यों गई? अब बच गई क्या इज्जत? बड़े आए इज्जतों वाले। वो अब भी गुस्से में था। जानते नहीं हैं आप मिस्टर मलिक, जना की सजा क्या है, और उसके ऊपर आप अपनी बदजुबानी से पर्दा डालने की कोशिश में हैं। अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत बचाने के लिए मुझे अपना एक स्टूडेंट सरे आम भी पुलिस को देना पड़ा तो मैं रुकूंगा नहीं। समझ गए या समझाऊं? पुलिस का सुनकर ही अर्जिश के हाथ पैर फूल गए थे। अच्छा, बुलाएं पुलिस को। वो इस वक्त जज्बात में था, वरना कानून के अंधा होने को कौन नहीं जानता था। नहीं, प्लीज प्लीज सर, पुलिस को मत बुलाएं। हम यूनिवर्सिटी से फायर्ड होने को राजी हैं, अर्जिश ने हकलाते हुए कहा था। फॉर गॉड सेक मिस नायाब, ये प्रिंसिपल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप क्यों डर रही हैं? आरिशमान ने उसको समझाना चाहा था, मगर वो नफी में सर हिलाती रही। मैंने अब भी आपके फायदे की बात करने के लिए बुलाया था। आप दोनों के बकौल ये सब झूठ है, जबकि हमारे पास सबूत हैं। फैसला आपके हाथ में है। वो इतनी लंबी तमहीद क्यों बांध रहा था? इस इल्जाम से बरी होना चाहते हैं तो मिस नायाब को अपने निकाह में ले लें। वो इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह गए थे। क्या ये क्या हमाकत है? हम किस तरह निकाह कर लें? वो बिल्कुल बेसुध हो गई थी, जानती थी यही नतीजा निकलेगा।
उसकी तकदीर का फैसला आ गया था। ये हमाकत नहीं है, जो हो चुका है सच है, घिनौनी कहानी है। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि हमाकत है या नहीं। वो मुतमईन अंदाज में कुर्सी से पुष्ट टिका गए थे, जैसे बहुत मामूली बात हो। ये झूठ है सर, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? अर्जिश की आवाज मर रही थी। अब फैसला आपके हाथ में है, वरना पुलिस को मैं नहीं बुलाऊंगा तो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही बुला लेंगे। तब जो होगा वो जानते हैं आप दोनों। गवाह और सबूत झूठे भी हो सकते हैं। आप होते कौन है हमारी किस्मतों का फैसला करने वाले? आपके कहने पर निकाह क्यों कर ले हम? अर्जिश सख्ती से बोली थी, माथे की रग उभर आई थी, मगर इन दोनों का सख्ती से बोलना इनके ही खिलाफ जा रहा था। अभी चंद लोग जानते हैं, ये बात आम हो जाए। क्या चाहती हैं ये आप मिस अर्जिश? प्रिंसिपल के चेहरे पर मकाराना हंसी उभरी थी। वो समझ गए थे वो बिक चुका है। वो बेशक आगे भी उनके साथ बहुत कुछ कर सकता है। तुम मकार इंसान, हम चले थे तमीज सिखाने, खुद बिक चुके हो। ऐसे इंसान पर थूकना भी नापसंद करे कोई। वो उठते हुए बोली, मैंने जना किया है ना, मुझे सजा मंजूर है। अरिशमान ने चंद लम्हों बाद कहा था। अर्जिश ने बेसाख्ता उसको देखा। क्या कसूर था इस शख्स का? बस यही कि वो एक हमदर्द दिल रखता था। कौन पड़ गया था उनके पीछे? नहीं अरिशमान, किसी सजा के हकदार नहीं आप, और तुम संभाल कर रखो ये ओहदा मुंसफी का। खुदा देख रहा है ना, मेरा यही ईमान काफी है। वो कहकर जाने लगी। 2 घंटों का वक्त देता हूँ, वरना पोस्टर्स लगने में कितनी देर लगती है मिस नायाब। जाते जाते उनके कानों ने सुना था, आंसू गालों पर लड़क आए थे। ऑफिस से यूनिवर्सिटी के गेट तक कितनी ही सवालिया निगाहों ने उनका पीछा किया था। वो सर नहीं उठा सकी थी। ये क्या हो गया अरिशमान? कहा था ना दुनिया जीने नहीं देती। कहीं सुकून से बैठकर बात करते हैं प्लीज। रह क्या गया है बात करने को? उसका लहजा टूट चुका था। प्लीज, मैं इस यूनिवर्सिटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो कार की तरफ बढ़ गया था। 2 घंटों के बाद ना जाने वो क्या करे। एक रेस्टोरेंट के बाहर रुके मेजों में से एक पर वो दोनों बैठे। वो शदीद इस तरह से उंगलियां मरोड़ रही थी। वो कुछ नहीं कर सकता। ये कहने की क्या जरूरत थी कि घर में अकेला होता हूँ? इस तरह सारी बात आपके खिलाफ चली गई है। काश ये सब ना होता, काश मैं एक्सीडेंट में ही मर गई होती। आज ये मकरूह बातें ना झेलनी पड़ती। वो एक बार फिर रो पड़ी थी। नहीं ऐसे मत रोए, आप क्यों मायूसी की बातें करने लगती हैं? उसने गैर इरादी तौर पर उसके हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखा था। वो आज फिर खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। कौन था जो उसकी मदद को आता? ये तो ऐसा इल्जाम था कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो इस बोझ को बर्दाश्त कर गई थी। हद थी ये उसके हौसले की। हमें अब क्या करना चाहिए? वो अब भी फैसला उस पर डाल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये सब ऐसा होगा गुमान में भी नहीं था। अरिशमान मलिक की हालत भी कम नहीं थी, मगर वो जब्त कर रहा था। जो फैसला करना है हमने मिलकर करना है। वो आंसू साफ करते हुए बोली, क्या आप मेरा फैसला मानेंगे? उसने चंद लम्हों बाद पूछा तो अरिशमान ने होले से सरस बात में हिलाया। हम निकाह कर लेंगे, अर्जिश ने कहा, और खामोशी छा गई। क्या ये सब आसान है? वो बिक चुका है, कुछ भी करेगा। मैं मजीद जिल्लत नहीं सह सकती, बाकी आपकी मर्जी है। वो एक बार फिर इस पे फैसला छोड़ रही थी। क्या आप मेरे साथ खुश रहेंगी? वक्त बताएगा। वो लाजवाब कर गई थी। अपने फैसले पर नजरसानी कर लें, अभी वक्त है। लास्ट मोमेंट्स में फैसला बदल ना जाए। ये लास्ट मोमेंट्स बड़े खतरनाक होते हैं। वो कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला, मुझे मेरे फैसले पर साबित कदम पाएंगे। अपनी नस्वानी अना को मार के बदनामी के दाग से बचने के लिए वो ये फैसला कर बैठी थी। वो खामोश रहा था। मैं सजा काटने को तैयार हूँ मिस नायाब, आप इतनी मुश्किल फैसले मत लें। आप किसी सजा के हकदार नहीं हैं, उसने उसको देखकर कहा था, और एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। वो वापस प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे थे। वहां बैठे शख्स को देखकर वो बेअख्तियार रुका था। शायद प्रिंसिपल को गुमान नहीं था कि वो दोनों वापस आएंगे। आओ अरिशमान आओ, ये शहरोज मलिक उसका बाप, उसकी बदनामी का दाग, नुमाया दाग। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शॉक्ड था। अपने बेटे की शादी में नहीं आऊंगा क्या? वो उसके गले लगने लगे, मगर वो पीछे हुआ। मेरे करीब मत आइएगा। सब समझ गया हूँ। अर्जिश, पूछा था ना आपने कि ऐसा कौन सा दुश्मन है हमारा, तो देखें ये है शहरोज मलिक। आप इतना गिर सकते हैं, सोच भी नहीं सकता था। अब क्या तमाशा देखने आ गए हैं? मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हुए। जो जिल्लत आज उठानी पड़ी है सब आपकी वजह से है। प्लीज कंट्रोल करें, अर्जिश ने होले से कहा। यार बहू तो बड़ी कमाल की पसंद की है तूने। खबरदार इसको बुरी नजर से देखा तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। वो उसकी ढाल बन गया था। यार अब तू बाप से लड़ेगा? तुम देखना प्रिंसिपल तुम्हारा मैं क्या हशर बिगाड़ूंगा। वो अब प्रिंसिपल को सुना रहा था जो खामोश था। निकाह ख्वाह को बुलवा लो प्रिंसिपल, अपने बेटे का निकाह देखकर ही जाऊंगा वापस। मुझे इस मनहूस और गंदी जगह पर यह पाक काम नहीं करना। वो अर्जिश को लेकर ऑफिस से निकल गया था। शादी मुबारक हो बेटा, पीछे से अपने बाप की आवाज सुनी थी उसने। प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मनाइएगा, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो कार में उससे माफी मांग रहा था। मैं समझ सकती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। आप मुझे भी शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा, हम इस अजियत में नहीं रहेंगे। वो अलग ही फैसला कर चुका था। मगर कहाँ जाएंगे? वो हमें मफरूर समझेंगे। जिसको जो समझना है समझ ले। मैं किसी की भी बुरी निगाह आप पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो शहरोज मलिक जिसको बाप कहते हुए मुझे घिन आती है, आपके बारे में कैसे जान गया? क्या हम गलत तो नहीं कर रहे? दूसरे शहर जाकर वो बिलाशुबा घबरा रही थी। एतबार है ना मुझ पर? हाँ है। तो बस वादा करता हूँ धोखा नहीं दूंगा।
अल्लाह की जो रजा है वो हामी भर गई थी। अरिशमान ने घर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे और उसको लेकर लाहौर से इस्लामाबाद के लिए चल निकला था। मैंने बहुत अरसे बाद किसी पर एतबार किया है, मगर खुद को गलत नहीं पाती अब की बार, मगर दिल में वसवसे हैं। जिंदगी सहल हो जाएगी मिस नायाब, इंशाल्लाह। वो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ चुकी थी, मगर अपनी नस्वानी अना को मारने का दुख उसको ज्यादा था, जो जाते जाते ही जाना था। अर्जिश नायाब, क्या आपको ये निकाह कबूल है? तीसरी बार पूछने पर उसका हाथ कांपा था। कबूल है, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। दस्तखत करते हुए उसके हाथ कांप कांप जा रहे थे। बेशुमार यादें, लम्हात, कीमती वादे जहन में गर्दिश कर रहे थे, मगर वो इन सबको झटकना चाहती थी कि अब किसी का ख्याल जहन में नहीं लाना चाहिए था। मुबारक हो, कोर्ट मैरिज के बाद वो उसको लेकर फ्लैट पर आ गया था। क्या आप मुझसे अब भी शेयर नहीं करेंगी? वो सोफों पर आमने सामने बैठे थे। अर्जिश के चेहरे पर फैला इज़्तिराब कदरे कम हो गया था, मगर आंखों में छुपे आंसू वो देख सकता था। कुछ बोले अर्जिश? क्या बोलूं मैं? उसका लहजा भराया हुआ था। आप इस तरह गमज़दा हैं तो मुझे तकलीफ होती है। आखिर इतना हौसला कहाँ से आया कि खुद को अजियतें देखते नहीं थकती? जो भी हो, इस तरह अंदर ही अंदर इतना घुटना इंसान को मार देता है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आती। ये कैसा रिश्ता है? किस रिश्ते में हम बन गए हैं कि मैं अपने आप को राजी नहीं कर पा रही कि हम दोनों एक हैं। क्यों मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही? वो आखिरकार रो पड़ी थी। वो उठकर उसके पास बैठा। आपकी हालत समझ सकता हूँ, संभलने में वक्त लगेगा, मगर सब ठीक हो जाएगा। आप संभल जाएंगी। रोने से तबीयत मजीद बोझल हो जाएगी। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ अरिशमान, आज मेरा कोई नहीं था जिसकी दुआओं के साये में मैं रुखसत होती। मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा और मैं कुछ नहीं कर पाई। वो बेख्तियार उसके कंधे से सर टिका गई थी। उसके गर्म आंसू अरिशमान का कंधा भगो गए थे और वो सिसकियों से रो रही थी। इन सिसकियों में जहाँ भर का दर्द सिमट आया था, वो किसी अपने के प्यार की प्यासी थी। उसके आंसुओं से अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। जिसे भी चाहा है वही मुझसे जुदा हुआ है। हर बार किस्मत मुझसे बेहुदा मजाक करती है। हर बार दिल टूटा है। किसी से शिकवा करती कौन था जो मेरा गम बांटता? डरती हूँ हर बार किसी को चाहने से कि फिर खो ना जाए। हर बार की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी माँ, मेरा कीमती सरमाया, मेरे पास नहीं है। मेरा भाई, मेरे मान रखने वाला, मेरी आंखों से ओझल है। कितनी फरियादें की थी, अल्लाह से नहीं सुनी उसने मेरी। तड़पती हूँ हर उस शख्स के लिए जो आज मेरे पास नहीं है, जो मुझसे दूर है। मैं अपनी किस्मत को बदल लेना चाहती थी, मगर काश मैं कर पाती। वो उसके कांधे पर सर टिकाए अपने दिल के दुख बता रही थी। वो खामोशी से सुनता रहा। चाहता था सब बोल दे, अब कह दे, सारा बोझ उसको सौंप दे। गुजरे वक्त को कोई वापस नहीं ला सकता। माजी की तल्ख यादों को सीने से लगाई नहीं रखना चाहिए, ये नासूर बन जाती हैं। अब नहीं रोएंगी आप? उसके आंसू पहुँचते हुए बोला था। हाँ, अब इस्तेहकाक रखता था कि उसके आंसू अपने पुरों पर चुन ले। वो सर झुकाए आंसू पीती रही। सो जाए, रात काफ़ी हो गई है। उसको बेड पर बिठाते हुए वो अलमारी से कंबल निकालने लगा था। कैरी से अपना स्लीपिंग सूट निकाला था और वॉशरूम जाकर तब्दील कराया। वो हनूज यूं ही बैठी थी। सो जाए अर्जिश, मैं हूँ आपके साथ। उसके शाने पे मान भरा हाथ रखकर वो बोला था। उसने डुबडुबाई आंखों से उसको सर उठाकर देखा। अरिशमान ने मुस्कुराते हुए सर को अस्पात में जुम्बिश दी थी। अर्जिश ने सर झुका लिया। वो अपना कंबल लेकर सोफे पर चला गया था। आप वहाँ ना सोए, नींद नहीं आएगी। वो चाहते हुए भी उसको बेड पर सोने का नहीं कह सकी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो कहते हुए लेट गया था। लाइट ऑफ करना चाहें तो कर दीजिएगा। जी। अर्जिश ने उठकर लाइट बंद कर दी थी। बेड पर आकर लेट गई। इतने अरसे बाद उसे आज महसूस हो रहा था कि वह सुकून की नींद सो रही है। आंख खुली तो दोपहर के 12 बज गए थे। वो तेजी से उठकर बैठी थी। वो कमरे में नहीं था, कंबल सोफे पर पड़ा हुआ था। या अल्लाह, मैं इतनी देर सोती रही, क्या सोचेंगे वो? वो अपने बाल बांधते हुए खड़ी हुई। वो वॉशरूम में भी नहीं था, शायद कहीं बाहर गए हों। वो कंबल तय करते हुए बोली। थोड़ी देर बाद नहाकर फ्रेश हो चुकी थी अर्जिश। उसे अपने नाम की पुकार कमरे से बाहर से आई थी। वो दुपट्टा लेकर बाहर गई। वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजाए खड़ा था। अरे, ये आपने एक सॉरी, मेरी आंखें नहीं खुली, वो निदामत से बोली। आए बैठे। उसने कुर्सी निकाली थी। वो मुस्कुराते हुए बैठी। मैं इतना बुरा शेफ भी नहीं हूँ। उसने ऑमलेट की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई थी। थैंक्स, वो होले से बोली। अब कम नहीं खाया करें, आप सुन लें, वो धों से बोला था। वो चेहरा नहीं उठा सकी थी। ये ऑमलेट बहुत मज़े का है। वो सराहे बिना न रह सकी। जिससे मोहब्बत की जाए उसके लिए ऑमलेट तो अच्छा बनाया ही जा सकता है। अरिशमान ने कहा तो उसके हाथ से निवाला गिरा। क्या? ठीक सुना आपने, ये आजकल की बात नहीं, मगर हिम्मत आज आई है, या शायद आज मिला है। क्या आपको बुरा लगा? मुझे बुरा नहीं लगा, मगर क्या? अरिशमान, औरत बस एक बार मोहब्बत करती है, उसके बाद वो धोखा करती है, खुद के साथ भी, मोहब्बत करने वाले के साथ भी। और मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती, आपके साथ एहसान फरामोशी नहीं कर सकती। वो उसको देखते हुए बोली। आपने जिसको भी चाहा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही चाहता हूँ कि बदले में मुझे मोहब्बत दें। जान गया था तोड़ा है किसी ने आपका इत्तेमाद, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये खमीर ही नहीं आपका, लेकिन नायाब, आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हैं और हमेशा रहेंगी। वो उसको बड़े नेमाक से सुन रही थी। ये मेरी मोहब्बत की एक निशानी। उसने एक छोटी सी डबिया से नाजुक सी अंगूठी निकाली और उसको देखे जा रही थी। अरिशमान ने उसका हाथ थामकर अंगूठी उसको पहनाई। वो उसको देखकर हैरान थी। कहाँ तक हद थी इस शख्स के खलूस की। वो उसको हर हाल में चाहता था।
मुझे नहीं, इस रिंग को देखें, कैसी है? बहुत खूबसूरत। वो होले से मुस्काई थी। कबूल करती हैं मेरी मोहब्बत को? वो जैसे मुंतजर था। जी। वो मध्यम सा बोली। वो खिल उठा था। थैंक यू अर्जिश, एक बार फिर से मुझ पर एतबार करने के लिए। वो उसका हाथ मजबूती से थाम कर बोला था। उसकी खुशी साफ महसूस की जा सकती थी। वो मुस्कुरा दी। आपका पासपोर्ट है अर्जिश? वो लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए बोला। वो वार्डरोब सेट कर रही थी। मेरे पास है। क्यों? लंदन चले जाएंगे हम, इन सारी मुश्किलात और परेशानियों से दूर। जॉब ऑफर भी है। वो उसको देखते हुए बोला। लंदन? वो बेसाख्ता बुड़बड़ाई थी। जी। मगर अपना मुल्क क्यों छोड़े हम? इन लोगों को क्यों सजा नहीं दिलवा सकते? वो उसके पास बेड पर बैठते हुए बोली। क्या आपको इस वाक़ये के बाद लगता है कि हमारा जीना यहाँ आसान है? मेरे साथ कोई बिजनेस डील नहीं कर रहा, वजह बस शहरोज़ मलिक है। मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वजह है मेरा बाप। मैं इन चंद रुपयों को कितने दिन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कंपनी ऑफर कर रही है लंदन में जॉब, हमें जाना चाहिए ना अर्जिश? वो उसको समझा रहा था। बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो लाहौर को छोड़ के समझा था कि मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, मगर नहीं, दुश्मन मजबूत थे, वो कमज़ोर था। अभी अकेला था, मगर इन सब में वो अर्जिश को नहीं धकेल सकता था। अच्छा, जैसा आपको बेहतर लगे। मैं दूँ आपको पासपोर्ट? वो उठते हुए बोली थी। जी दे दें, जल्द अज जल्द जाना चाहता हूँ यहाँ से। वो संजीदा था। वो अलमारी से अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल निकाल लाई और उसको थमाई। रीन्यू करवाना वाला है। आखिरी बार कहाँ गई थी? ये 7 साल पहले। वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं, अम्मी और अरमान पेरिस गए थे। वहाँ सारे दिन रहकर आए थे, मगर मैं पूरा पेरिस नहीं देख सकी थी। वो कहीं खो के बोल रही थी। और बस, हाँ बस, अब लंदन जाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। पक्की बात है? वो भी मुस्कुरा के पूछ रहा था। हाँ जी, पक्की बात। अब मेरे कदम डगमगाते नहीं हैं। वो होले से कहकर उठ गई थी। वो मुस्कुरा दिया। हाँ, वो जिंदगी की जानिब लौट रही थी। उसकी कोशिश नाकाम नहीं जाएंगी, उसको यकीन हो चला था। आज सर्दी कुछ ज्यादा नहीं? वो कमरे में आती हवाओं से कांप रही थी। उठकर खिड़कियां बंद की। बाहर बारिश भी हो रही थी। बाकी खिड़कियां दरवाजे बंद है ना? अरिशमान ने पूछा था। वो मेल लिख रहा था। आप देखाएं जाकर। वो बेड की तरफ जाते हुए बोली। आप भी आ जाएं, कुछ नहीं होता। वो उठते हुए बोला। तो वो भी साथ बोली और वो उसके साथ चल रही थी। बारिश तेज थी, जिसकी आवाज़ साफ आ रही थी। इंसान को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। वो उसको लेक्चर भी दे रहा था और वो खामोशी से खिड़कियां बंद कर रही थी। क्या हमेशा से ऐसे ही डरती हैं? वो उसको बोलने पे उकसा रहा था। आपसे किसने कहा कि मैं डरती हूँ? मैं खुद जा रही हूँ कमरे में वापस, आपके बगैर ही। वो गुस्से से पैर पटकते हुए आगे चल पड़ी थी। वो वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा और बाकी लाइट्स और खिड़कियां वगैरह चेक करके वापस कमरे में आया तो वो रुख मोड़े बैठी थी और वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो सर झटक कर खड़ी हुई और जैसे ही मुड़ी, मुंह से जोरदार चीख निकली। चीख क्यों मारी आपने? वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। ये क्या कोई तरीका है? अभी मेरा दिल बंद हो जाता। मैं पहले ही डरी बैठी थी और आप इतनी देर से वापस आए हैं। आपको ही देखने जा रही थी। वो एक ही सांस में बोलते चली गई। हाँ, तो अभी तो आपको डर नहीं लग रहा था? वो ग्लास में पानी डालते हुए बोला। निकल गई ना सारी एफिशिएंसी। कोई टाइम होता है तंज का भी। मुझे साथ लेकर गए थे तो चुपचाप चलना चाहिए था ना आपको। वो ग्लास रखकर कुलों पर हाथ रखकर बोली थी। ओके ओके, आइंदा मैं खुद ही सारा कुछ बंद कर लिया करूंगा, आपको सहमत नहीं होगी। वो बड़ी मासूमियत से बोला था। बादल जोर से गरजे थे। अर्जिश कानों पर हाथ रखकर बेड पर डर के बैठ गई थी। सो जाए, भले आज लाइट ऑफ मत कीजिएगा। वो कहकर वापस सोफे पे चला गया। वो बिस्तर पर लेट गई। लाइट खुद ही बंद कर दी थी। करवट पर करवट लेने के बाद वो उठ बैठी। उसको देखा वो सर्दी की वजह से सिमटा लेटा था। वैसे भी ये सोफा उसके कद के मुताबिक छोटा था। वो उठकर उसके पास जा खड़ी हुई। अरिशमान उठे। क्या हुआ? उसने आंखें मसली। यहाँ बहुत ठंड है तो क्या ये बताने के लिए मुझे जगाया है? उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। नहीं, उठकर बेड पर आ जाए, यहाँ बहुत ठंड है। आप नींद में बोलती भी हैं। वो उठकर बैठ गया था। हद है, वो कहकर उसका कंबल बेड पर रख चुकी थी। वो खामोशी से आकर लेट गया और वो भी अपनी जगह पर लेट गई थी। उससे रुख मोड़े। आपको कुछ ज्यादा ही डर लगता है। उसके कंबल से आवाज आई थी। मुझे एहसास हुआ था आपका। आज मैं जरा सा डर क्या गई। सारी उम्र मुझे यही सुनाएंगे अब। वो बिना ब्रेक के शुरू हुई थी। गुड फाइट। उसकी आवाज में नींद का खुमार था। अब फाइट भी मैं ही करती हूँ ना। सॉरी, गुड नाइट। वो फिर बोला। गुड नाइट। उसने भी कहकर कंबल मुंह तक ओढ़ लिया था। आप घर में बैठी बोर नहीं हो जाती? अरिशमान ने चैनल सर्चिंग करते हुए कहा था। उसने मैगजीन से नजर हटाकर उसको देखा। वो उसको नहीं देख रहा था। वो सिर्फ इस तूफानी रात को बेड पर सोया था। उसके बाद ना अर्जिश की हिम्मत हुई कहने की और ना वो खुद आया था। अभी तक वो एक दूसरे से क्लोज नहीं हो सके थे। मैं कभी भी नहीं जाती थी। सोफे पर गठड़ी बनी बैठी थी। अरिशमान ने उसको देखा। मैगजीन उल्टा पकड़ा हुआ था। उसको हंसी आई। वो हमेशा ही उसकी मौजूदगी में कंफ्यूज हो जाती थी। ये भी ठीक है, सख्त संजीदगी अपनाते हुए उसने कहा। तो अर्जिश ने उसको देखा। वो संजीदा चेहरा लिए टीवी देख रहा था। आपका मूड इतनी जल्दी क्यों ऑफ हो जाता है? तो ठीक है ना, जब से आई हैं घर में बंद है। मेरी कहाँ सुनती हैं? मेरा तो जैसे कोई हक ही नहीं। ओके सॉरी। उसने मैगजीन बंद कर दिया था। तो फिर चलें डिनर पर। उसको लगा यही मौका था अपनी बात मनवाने का। चले
तो जाएं, तैयार होकर आएं, आरिशमान ने कहा और खुद मोबाइल उठा लिया था। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर आई तो वो मबहूत सा हो गया था। स्याह सूट उस पर कितना जचता था वो उसको कभी ना बता सका था। अब भी यूं ही लग रहा था कि चांद ने रात की रिदा ओढ़ ली हो। हल्का सा मेकअप भी किया था। लाइट पिंक लिपस्टिक में उसकी होंठ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो उसके सरापे में खो जाने को बेताब हुआ था। चले, वो दुपट्टा सेट करते हुए बोली। जी। वो वॉलेट और चाबियां उठाते हुए उससे नजरें चुरा गया था। बाहर आज ठंड ज्यादा थी। सुबह की धुंध अभी तक खत्म नहीं हुई थी। अब रात के 8 बज रहे थे। ठंड और धुंध में इजाफा हो चुका था। वो अपना और आरिशमान का गर्म कोट ले आई थी। ये कोट पहन ले, उसके पीछे चल रही थी। खुद दरवाजा लॉक करने के बाद कोट पहनने लगी। बाजू पहनते हुए अपना दाना हाथ पूरी कोट से आरिशमान के चेहरे पर सब्त कर बैठी थी। शायद नाखून की वजह से होंठ के करीब खराश भी आई थी। ओह, आई एम सॉरी, आपको जोर से तो नहीं लगा? उसने बेसाख्ता उसके चेहरे पर हाथ फेरा था। फिर इस हरकत पर खुशियानी होकर रह गई थी। शायद इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। वो खजल सा मुस्कुरा गई थी। ओह, ये हमला ज्यादा ही कर दिया। रेस्टोरेंट जाते हुए उसने बैक व्यू मिरर में अपना चेहरा देखा था। वो खामोश रही। अच्छा, मूड खराब ना करें अपना, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। ये तो मेरा चेहरा ही ज्यादा करीब था, अनजाने में हो गया। वो सिग्नल पर कार रोकते हुए बोला। तभी कार के पास 8-10 साल का बच्चा गजरे लिए उसके कार का शीशा बचाने लगा। अर्जिश को उस पर रहम आया था। आरिशमान ने उसे गजरे लिए थे। मैं पहनाऊं? आरिशमान ने बड़े मान से पूछा था और उसे गुजरे हुए कितने ही लम्हात याद आ गए। उसने गजरों को बड़ी हसरत से देखा था। नायाब, वो उसको नायाब कहता था तो ना जाने उसको क्यों अच्छा लगता था। उसने गैर इरादी तौर पर अपने हाथ उसके आगे बढ़ाए थे। इतनी सोचने वाली क्या बात थी भला? पहनाने के बाद हाथ छोड़ते हुए वो बोला था, मगर वो खामोश रही। बस अपनी कलाई में सजे भारी गजरों को देखती रही। थोड़ी देर बाद वो पहुंच चुके थे। माहौल खूबसूरत था। हम सफर भी हसीन था, मगर किस्मत अभी सो रही थी। आरिशमान ने तवील सांस लेकर उसको देखा। खाना खाएं? वो उसकी प्लेट उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला और वो खामोशी से खाने लगी। एकदम से खामोश क्यों हो गई आप? क्या इन बच्चों की ख्वाहिशात नहीं होती होंगी? ना जाने उसने बात बदली थी या वाकई वो इस मासूम को सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के गजरे बेचते देख उदास हो गई थी। होती हैं, बहुत होती होंगी, मगर सब ख्वाहिशात हमेशा पूरी नहीं होती, आरिशमान ने होले से कहा था। अर्जिश के दिल को जैसे घोंसा पड़ा था। आंखों की किनारे गीले होने लगे थे। उसने वॉल विंडो से बाहर देखा। समा हसीन था, लोग खुशबाश थे और वो खुद ना जाने किस किस गम को मना रही थी। कई बार आरिशमान का ख्याल आता था कि उसकी बीवी है वो, मगर दूसरे ही लम्हे उस पर माजी टूट पड़ता था। मैं कॉफ़ी नहीं मंगवा रहा, घर जाके आप बनाएंगी। वो कितने मान से कह रहा था। ये बात वो खुद भी उसको कह सकती थी कि मैं कॉफ़ी खुद जाके बनाऊंगी, हम मिलकर पियेंगे, मगर जुबान तालू से जा चिपटती थी। अजीब से फासले थे जो काटे नहीं जा रहे थे। ओके, वो होले से मुस्कुराई थी। बिल पे कर वे दोनों होटल से निकल आए थे। अच्छा बताएं, अब क्या खिलाऊं आपको? खाना तो आप खाया नहीं, वो उसकी जानिब देखते हुए बोला। वो खजल हुई क्योंकि वो बस चंद लुक में ही खा सकी थी। आइसक्रीम उसने पहली बार कोई फरमाइश की थी। उसका दिल खिल उठा था। जी बिल्कुल, उसने कहा और अर्जिश ने इससे पहले अपना कप खत्म कर लिया। तो आप मुकाबले पर उतर आई हैं? वो हंसा था। और उसके बाद तो आरिशमान ने 4 से 5 कप खा लिए थे, मगर वो चौथे पर ही बस कर गई थी। तो फिर कौन जीता? उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। आपके कप छोटे थे। अच्छा ओके, वो कहका लगाकर हंसा था। घर आके उसने कॉफ़ी बनाई थी। कमरे से उसके छींकने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। वो कॉफ़ी लाई, तब भी वो शू शू कर रहा था। और ला दूं आइसक्रीम? मग टेबल पर रखते हुए बोली। लहजे में हल्की सी शरारत थी। फरमाइश किसकी थी वो उसको देखकर बोला था, और चैलेंज किसने दिया था? बड़ी हाजिर जवाब थी वो। अच्छा उठे और कंबल में बैठे। उसने बेड की तरफ इशारा किया था क्योंकि अब खांसी भी शुरू हो चुकी थी। उसने परेशानी भी हो रही थी उसे। मैं यहाँ ही ठीक हूँ। नहीं, बुखार भी हो रहा है शायद। यहाँ सुकून की नींद नहीं आएगी। वो खामोशी से बेड पर टेक लगाकर बैठ गया था। मेडिसिन बॉक्स से थर्मामीटर निकालकर बुखार चेक किया। ज्यादा तेज नहीं था। अब कॉफ़ी पी ले, मैं टैबलेट देती हूँ, वो दवाइयाँ चेक करते हुए बोली थी। इस पल वो कितनी अपनी अपनी लग रही थी, कितनी फिक्रमंद। कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे। उसकी बीमारी में परेशान लग रही थी। कॉफ़ी पीते हुए वो मुस्कुरा रहा था। अर्जिश ने उसको देखा। क्यों हंस रहे हैं? मिल जाती है गोली अभी। वो उसे लगा कि वो इस बात पे हंस रहा है और वो जोर से हंसा था। अर्जिश ने खफगी से उसे देखा था और दोबारा काम में मशगूल हो गई। आपकी फरमाइश? सॉरी, मेरा चैलेंज काफ़ी महंगा पड़ गया मुझे। कॉफ़ी ख़त्म करते हुए वो बोला और उसने सर झटका। मैं टैबलेट ना मिलने वाली बात पर नहीं मुस्कुराया था। तो उसने बेसाख्ता पूछा, बता दूं क्या? उसने ना जाने किस लहजे में कहा कि अर्जिश के दिल ने बीट मिस की थी। जी, आपको इस तरह मेरी फिक्र में परेशान देखकर अपनापन महसूस हो रहा था। मुस्कुरा पड़ा। उसने होले से कहकर उसको देखा था और अर्जिश के हाथ में टैबलेट का पत्ता कांपा था, जैसे वो देख चुका था, मगर बेबसी से मुस्कुरा दिया था। बस इस लड़की से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। वो उसकी जान बनती जा रही थी, मगर वो कहने से कासिर था। शायद यही सच्ची मोहब्बत होती हो, जो बार बार इजहार नहीं मांगती, जो कसक सहने का हुनर जानती है।
आप ये गोली खाएं और सो जाएं। उसने कांपते हाथों से उसको दबा दी थी और अरिशमान ने खामोशी से खा ली थी। वो उसके सोने तक वहीं बेड पर ही बैठी रही और फिर खुद सोफे पर बैठकर उसको देखने लगी। क्या कसूर था इसी शख्स का कि उसको सताया जाता। वो दाहिनी करवट पर सो रहा था और वो उसका नीम रुख देख रही थी। कितना मान था इस आदमी को अपनी मोहब्बत पे। सच्चे दिल से चाहता था ना तो पा भी लिया था, मगर अभी अधूरा हसूल था जिसकी वजह से इन दोनों का ही गुरेज था। जैसे जैसे कोई एक भी दूर नहीं कर पा रहा था। ना जाने वो कितनी ही देर उसको देखती रही और उसकी आंख लग गई। रात का ना जाने कौन सा पैर था जब अर्जिश की आंख उसके खांसने से खुली। वो बुरी तरह खांस रहा था। उसने उठकर लाइट ऑन की। पानी। अर्जिश ने ग्लास उसकी जानिब बढ़ाया। उसने चंद घूंट लेकर वापस कर दिया। खांसी ज्यादा हो रही थी। वो शदीद परेशान हो उठी थी। खुद को संभाले अरिशमान, क्या हो गया है आपको? वो रूहानसी हो गई थी। कभी ऐसे कामों से पाला नहीं पड़ा था। उसने नीम वहाँ आंखों से उस लड़की को देखा मगर कुछ बोल नहीं सका था। मैं गर्म दूध ले आऊं? वो कहकर कमरे से निकल गई। उसने बेबसी से जाते देखा था। समझ रहा था कि परेशान हो गई है मगर बेबस था। दूध ले आई तो वो निढाल सा बैठ की पुरुष से टेक लगाए बैठा था। अरिशमान सो गए क्या? उसने होले से उसको हिलाया था और उसने आंखें खोली। अर्जिश ने उसके पीछे तकिया रखा और दूध का गिलास उसकी जानी बढ़ाया। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा मगर अर्जिश ने उस वक्त तक ना छोड़ा जब तक उसने ठीक से पकड़ नहीं लिया। बस उसने चंद घूंट लिए और यूं लगा कि उबकाई आ जाएगी। अब आप बच्चों की तरह जिद नहीं करेंगे, उसने जरा डिपट कर कहा था और वो खुद भी परेशान थी। बीमार हूँ, रहम करें। उसकी आंखें अब भी पूरी नहीं खुल रही थीं। अर्जिश ने गिलास उसके लबों से लगा दिया। आधा पिया तो उसने वापस उतारा। आप तो अक्लमंद हैं, रहम कहाँ जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए। उसको टिश्यू पेपर देते हुए वो बोली थी। उसको दोबारा दवा देने के बाद वो सोफे की जानिब चली गई थी। आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी हो गई, आप प्लीज वहां ना सोए, मैं चला जाता हूँ वहां। उसे एहसास हुआ कि वो उसकी वजह से बेड पर नहीं सोई। मुझे कोई जहमत नहीं हुई, आप सो जाएं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो बमुश्किल बोल पाया था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज सो जाएं। अब की बार अरिशमान ने कुछ नहीं कहा था और साइड टेबल से अपना मोबाइल उठा लिया था। वो परेशान हो गई। अच्छा ये मोबाइल रख दे, मैं आ जाती हूँ। उसने जैसे हार मानी थी। कंबल उठाकर झिझकते हुए बेड की दूसरी जानिब लेट गई। उसने मोबाइल फौरन रख दिया था। वो कंबल सर तक ओढ़ चुकी थी। मैंने क्या कह देना था आपको जो नहीं आ रही थी आप? उसने कंबल में मुंह दिए होले होले कहा और लहजा खफा सा था। अर्जिश की आंखें पूरी खुल गई थी। सो जाएं आप, उसने कहा तो वो खामोशी से आंखें मूंद गया। पलट के देखना पीछे खुशी मिली थी या गम? कहाँ तो टूट के बिखरा, कहाँ हुआ क्या सितम। खुशी के बढ़ते हुए हर कदम की चाप को सुन, गुले उम्मीद सजाए हैं राह गुजर तेरी। नया साल मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी। वो मुस्कुराई थी और फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता ड्रेसिंग मेज पर रख दिया था। और आज से 6 दिन बाद हम लंदन चले जाएंगे। उसने उसको चौंका दिया था। इतनी जल्दी? बेसाख्ता उसके लब बोल उठे थे। क्या आप खुश नहीं हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं, बस अचानक पता चला तो शायद इसलिए। वो नजरें चुराकर बोली। कॉल कल रात को आई थी, मैंने सोचा नए साल की मुबारक के साथ ही बता दूंगा। वो उसके सामने से हट गया था और वो चंद कदम उठाकर उसके पास आई। अरिशमान ने मुड़ के देखा। उसकी आंखें डुबडुबा रही थी। नायाब, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? कभी अकेला तो नहीं कर देंगे ना मुझे? उसका लहजा भी भारी हो रहा था। ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों छोड़ूंगा, रिलैक्स। वो बेयकीनी से उसको देख रहा था। मुझसे वादा करें, सारी उम्र मेरे साथ रहेंगे, चाहे गम हो या खुशियां, हम मिल के बांट लेंगे। वो उसके हाथ थाम कर बोली थी। लहजा बहुत भीग रहा था। उसे फिर से वही गम सताने लगा था, वही गम जिसको जुदाई कहा जाता है। आज ही के दिन तो फाइक भी उसको छोड़ के गया था ना। वादा करता हूँ नायाब, सारी जिंदगी वफा निभाऊंगा। ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए था कि मैं आपको अकेला करूंगा। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला था और वो सिसक उठी थी। अरिशमान ने उसको अपने बाजू से लगा लिया था और वो रो पड़ी थी। मुझे माफ कर दें, फिर से गलत अल्फाज में आपसे बात की, शक किया आपके प्यार पर। उस दिन हमेशा ऐसी बातें हो जाती हैं, किसी से कुछ कहने को दिल नहीं करता, मेरा अपने आंसुओं पर अख्तियार नहीं रहता। आपको कहा था मैंने, जो गुजर जाता है वापस नहीं आता। माजी के बुरे लम्हात को याद करके रोना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप खुश रहा करें, ये आपकी ज़िंदगी के नए बाब हैं। अपने हाल की परवाह करें। उसका तसल्ली आमेज लहजा उसको पुरसुकून कर रहा था। मैं चाहता हूँ आप सब कुछ भूल जाएं अर्जिश, इन गमों से दूर ले जाना चाहता हूँ, देंगी मेरा साथ? वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे अहद ले रहा था और उसने खामोशी से उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया था। दिल को किसी एक लम्हे में ज़रा सा करार आया था। लाहौर चलेंगी? जाने से पहले एक बार अपने घर से हो आएं। उसने जैसे उसका दिल पढ़ लिया था। ज़रूर, थैंक्स आयुष्मान, उसने मुस्कुराते हुए कहा था और वो भी मुस्कुरा दिया। घर तो साफ है, क्या यहाँ कोई रहता है? वो ज़रा हैरानगी से बोला था। नहीं, मैं बस यहाँ सफाई करवाती थी, खुद यहाँ रहने की हिम्मत कभी नहीं हुई थी। वो टीवी लाउंज में आ गए थे। हर चीज़ वैसी की वैसी थी। ये अम्मी का कमरा है। वो एक कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आई। सामने ही उनकी फैमिली फ़ोटो दीवार पर लगी थी, जहाँ पर हर एक के चेहरे पर जिंदगी से भरी मुस्कुराहट थी, हर गम से बेखबर मुस्कुराहट। यहीं पे सोती थी, इसी स्टडी टेबल पर ही अबू के ऑफिस के काम को संभालती थी। ना जाने क्यों वहाँ मट्टी में जा सोई।
भला वहाँ कोई अच्छी नींद आती होगी। वो एक एक चीज़ को छू रही थी, वो खामोश था। आए आपको इस बदतमीज़ अरमान से भी मिलवाती हूँ। वो उसको अरमान के कमरे में ले आई। हर तरफ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। एक बड़ी सी तस्वीर में वो चारों मौजूद थे। ये अरमान है, देखें कैसे हंस रहा है। मुझसे 2 साल छोटा था, मगर कभी मुझे इसने आप ही नहीं कहा। ये आफाक है, और ये फाइक। उसका नाम लेते हुए भी उसको तकलीफ होती थी, और वो सब समझ गया था। ना कहे आप ही, मगर एक बार बस लौट आए। वो साइड टेबल पर पड़ी उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोली। आंसू की बूंद टपकी तो उसने वापस रख दी। अपना कमरा नहीं दिखाएंगी? आए, ये मेरा कमरा है, यहाँ आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। कमरे में दाखिल होते हुए बोली थी। बिल्कुल सामने उसकी अपनी बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उसमें उसकी मुस्कुराहट में जिंदगी की रमक थी। प्यारी है ना? ऐसे ही हंसी थी, फिर नजर लग गई। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा के बोली, आपने कभी अपनी माँ जी के बारे में नहीं बताया। वो लॉन में लगे झूले पर बैठते हुए बोली। उसने बात खुद ही बदली थी। वो मेरी सगी माँ से बढ़कर थी। बस मुझे जन्म नहीं दिया था, आज वो भी नहीं है। बस यही कहानी है। वो उसको देखते हुए बोला, जो जूते की नोक से जमीन कुरेद रही थी, सर झुका हुआ था। और आपके अब्बा, मुझे अफसोस है कि एक जानी शख्स मेरा बाप है। उसके चेहरे पर निदामत थी। आप मेरे घर चलेंगी? जी हम जाएंगे, वो मुस्कुराई। चलें। वो झूले से उठ गई और वो दोनों हम कदम होते चले गए, और पीछे खाली झूला झूलता रह गया। वो पहुंच चुके थे। अंदर आया तो शुक्र है, घर साफ था। कॉफ़ी बनाएंगी? उसने जैसे फरमाइश की थी। मैं लाती हूँ, पर किचन, वो उठते हुए बोली। उसने सामने इशारा कर दिया था। मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहीं लाइएगा। ठंड ज़्यादा ही होती जा रही है, मैं पहले ही बीमार हूँ, वो उठते हुए बोला, और चेहरे पर मासूमियत तारी थी। रुके ज़रा, मेरे साथ जाइएगा। मुझे क्या पता कमरे का, आपको डर लग रहा है ना? वो वापस बैठते हुए बोला, और वो उसको घुर के किचन में चली गई। और वो मुस्कुराया। वो कॉफ़ी के मग ट्रे में रखकर कमरे में ले आई थी। आपको मेरी कौन सी आदत अच्छी लगती है? कॉफ़ी का सिप लेते हुए उसने पूछा था। आप ज़बरदस्ती नहीं करते, उसने बेसाख्ता कहा तो वो हंस पड़ा, और उसने नज़र चुराई। और आप बहुत साबिर हैं, और ये कि आप डरती भी हैं। लहजे में शरारत थी, और वो खामोश रही। अब नहीं कहती कि आपको जानती कितना हूँ। तब की बात और थी, और अब क्या है? अब आप शरीके सफ़र हैं। ये रिश्ता ही भरोसे और इत्तेमाद का होता है। बड़ी प्यारी बातें करती हैं आप तो। वो हंसा हुआ कहकर अलमारी की तरफ बढ़ गया था, और कंबल लेकर सोफे की तरफ चला गया। सो जाए, काफ़ी रात हो रही है। कहाँ मैं इतनी जल्दी सोने का आदी था। माँ जी ने बड़ी जल्दी की जाने में। मेरी आदतें ख़राब होती जा रही हैं। आप वहाँ ना सोएं, उसने बेख्तियार होकर कहा था। फिर आप सोफे पर आ जाएंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, उसने होले से कहा था। फिर ठीक है। अरिशमान ने अपना कंबल बाएं जानिब रखते हुए कहा। हमारा रोज़ का ही मसला बन गया है ये। अपना कंबल खोलते हुए वो बोली थी। उसने बेसाख्ता उसको देखा। हाँ ना, ठीक ही कह रही हूँ। अब यही हल है कि हम बेड पर ही सोया करेंगे। वो कंबल ओढ़ते हुए नॉन स्टॉप बोली, और वो देखता ही रह गया। सो जाएं अब, गुड नाइट। अरिशमान ने मध्यम सा कहकर करवट बदली थी। जहाज लंदन एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। टैक्सी के जरिए वो अपने छोटे से फ्लैट पर पहुंचे थे, जो उसको कंपनी ने अलाट कर दिया था। तो वो सारे इंतजाम करके आया था। वो हैरान हुई थी। बहुत थक गई हैं, फ्रेश हो जाएं, मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। उसने कैरी बेड पर रखी थी। मैं फिलहाल यहीं बैठी हूँ, आप होले फ्रेश पहले। वो सोफे पर सीधी होकर लेटने लगी। उसने कैरी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। वापस आया तो वो सो चुकी थी। पहले सोचा जगा ले के फ्रेश हो जाए, लेकिन उसकी थकावट का सोचकर चुप रहा। कंबल अलबत्ता उस पर डाल दिया था। उसके पांव सोफे से लटक रहे थे। उसके पांव उठा के ऊपर करने लगा, मगर शायद हाथ लगने से उसकी आंख खुल गई थी। नींद कच्ची थी। वो अपने पैरों की तरफ उसको देख के बौखला गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? वो एकदम सीधी हुई थी। वो आप सो गई थी, मुझे मुनासिब नहीं लगा जगाना, मगर आपके पैर लटक रहे थे। वो सफाइयाँ दे रहा था। मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप खाना मंगवाएं। वो कहकर वॉशरूम में चली गई थी। वापस आई तो वो कैरी से कपड़े निकालकर वार्डरूम में रख रहा था। अरे आप रहने दे, मैं कर लूँगी। पहले इनको प्रेस करना होता है, फिर हैंग करते हैं। उसने कपड़े उसके हाथ से ले लिए थे। आई एम सॉरी अर्जिश। उसका सर झुका था। किस लिए? वो बेसाख्ता चौंकी थी। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरी हरकत को गलत मत समझिएगा। इसमें माफ़ी वाली क्या बात है? मैं क्यों गलत समझूंगी? ख़त्म करें अपनी निदामत। वो समझ गई थी। जानते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे लंदन आ जाऊंगी। क्या मतलब? जिन हालात में आपने मुझे कबूल किया, मुझे यकीन नहीं था कि कोई हमदर्द मुझे भी मिल सकता है। दिल से कबूल किया है मैंने, वो मुस्कुराकर बोला था। वो उठकर बालकनी देखने चला गया। वो भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। हम अजनबियों की तरह रह रहे हैं, है ना? वो दीवार से टेक लगाते हुए बोली। हो जाएगा सब ठीक, समझने में वक्त तो लगता ही है। वो बाहर देखते हुए बोला। आपको बुरा लगता है ना मेरा ये रवैया? ये अजनबियत मेरी ही तो पैदा की हुई है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप ही तो कहती हैं मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। मोहब्बत तो वैसे भी दिल में होनी चाहिए, फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है ना। रात की खूनकी उसको अपने अंदर तक सरायत करते हुए महसूस हुई थी। वो कुछ ना कह पाई। हाँ ठीक कहा, मोहब्बत तो दिलों में होती है। वो चंद लम्हों के बाद बोलकर अंदर चली गई थी। वो खामोशी से खड़ा रह गया। उम्मीद थी सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ, किस्मत इस बार साथ देगी। खुदा इस बार रायगा नहीं करेगा उसके सब्र को, संभाल लेगा सब। हैप्पी एनिवर्सरी। वो लॉन में बैठी थी जब उसके सेल पर मैसेज आया। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदल गए थे। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया था, और आज उनकी शादी को 1 साल का अरसा हो भी गया था।
अरिशमान ने एक छोटा मगर खूबसूरत घर ले लिया था। जिंदगी हसीन रविश पर परवान चढ़ रही थी। वो बहुत संभल चुकी थी। थैंक्स यू टू, उसने रिप्लाई दिया था। वो सुबह से कहना चाह रही थी मगर अजीब सी झिझक आड़े आ रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे से कह नहीं पाते थे। अगले ही लम्हे उसकी कॉल आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए रिसीव की। तैयार रहिएगा, लंच बाहर करेंगे। वो क्यों? उसने शरारत से कहा। इसलिए कि अब आपके हाथ का खाना खा खा के थक गया हूँ, कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ। वो समझ गया था उसका लहजा, और मैं भी थक गई थी पका पका कर। अच्छा सोचा, तुर्की पर तुर्की जवाब दिया था। अच्छा तैयार रहिएगा। वो हंस पड़ा था। अल्लाह हाफिज। उसने मुस्कुराते हुए फोन ऑफ किया, उठकर अंदर चली गई। अरिशमान ने किसी चीज की उसको कमी नहीं की थी। हर चीज उसको लाकर देता था। बस एक शिकवा होता था कि वो कुछ मांगती नहीं है उससे। उसने बड़ा प्यारा ड्रेस सिलेक्ट किया। वो जानती थी उसको शौक रंग उस पे अच्छे लगते हैं। कपड़े और ज्वेलरी निकालकर उसने अरिशमान के कपड़े निकाले। अभी कपड़े ही तब्दील किए थे कि कॉल बेल हुई। वो आ चुका था। उसने बाहर निकल कर देखा और वो कार को गैराज में लॉक कर रहा था। आप इतनी जल्दी आ गए? वो अंदर आया तो वो बेसाख्ता बोली। लो जी, जल्दी कहाँ है, मैं पूरे वक्त पे आया हूँ। रोज 2 बजे ही आता हूँ ना। उसने वॉल क्लॉक की तरफ इशारा किया था। तो मुझे क्यों कहा कि मैं तैयार रहूं? अरे मैंने आधा घंटा पहले फोन किया था। क्या आप इतनी देर में तैयार नहीं हो सकती थी? अब जाके हो जाए तैयार। मैंने डेडलाइन नहीं दी थी कोई। वो हंसते हुए बोला। आपने नहीं होना तैयार, मैं लेडीज थोड़ी हूँ। जरा सा झुककर शरारत से बोला तो वो भी मुस्कुरा उठी। वो तो चैनल सर्चिंग में लग गया और वो खुद को तैयार करने लगी। सी ग्रीन कलर की फुल साइज विश्वास जिस पर बहुत खूबसूरत कढ़ाई की हुई थी, उसकी दूधिया रंगत दमक उठी थी। वो हमेशा की तरह उसको देखता रह गया। आप भी तैयार हो जाएं। वो उसकी निगाहें खुद पे देख चुकी थी। उठकर उसको कपड़े दिए। मुझे लग रहा है कि आज खाना घर ही बनाना चाहिए, कपड़े उससे लेते हुए बोला था। क्यों? आपको लोग देख लेंगे। वो बड़े जज्ब से बोला तो वो शर्मा गई थी। वो मबहूत हुआ था। ज्यादा तो नहीं हो गया मेरा मेकअप? वो खजल सी बोली थी। वो हंसा। वो कितनी जल्दी परेशान हो जाती थी। तारीफ के लिए मुनासिब मौका होना चाहिए। उसने होले से कहा तो उसके रुखसार दहक उठे और वो कहकर तैयार होने चला गया था। उसने खुद को आईने में देखा। लाइट से मेकअप और नाइस ज्वेलरी में वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुंदे पहनने के बाद अब वो लॉकेट पहनने लगी, मगर बंद करते हुए बालों में अटक गया और बहुत कोशिश के बाद भी बुरा उलझा था, उसने छोड़ दिया था। अरिशमान के जूते निकालने के बाद उसने दोबारा कोशिश की, मगर बेसुध। वो झुंझला उठी थी। वो ये ना देख सकी कि वो वापस आ चुका है। क्या हुआ? उसने पूछा और फिर नजर नेकलेस पे गई। ये नेकलेस? उसने पूछा। फंस गया है, निकल ही नहीं रहा। वो दोबारा निकालने लगी। वो काफी देर उसको देखता रहा। नहीं निकल रहा। वो बाल ठीक करते हुए बोला। नहीं निकल रहा ना? क्या मैं निकाल दूं? वो उसके करीब आया था और वो झुझकी, मगर सर अस्पात ने हिला दिया। बाल उसके पीछे आके उसने कहा तो उसने बाल दाएं जाने शाने पर डाल दिए। बालों और फ्रॉक के बैन में उलझा हुआ था। उसने बैन से निकाल लिया, मगर बालों में बुरा उलझा था। बाल खोलकर ही पहनना था। कितनी बुरी तरह से उलझा हुआ है। वो पूरी कोशिश कर रहा था निकालने की। वो खामोश खड़ी थी। आप निकाले ना, मुसीबत ही है ये भी। बस निकल चला। पूरी तरह महव था वो निकालने में, और ऐसा काम भी पहली बार ही पड़ा था। कितनी छोटी हैं आप। उसने जरा गर्दन झुका के निकाला था। शायद इसलिए उसको आज एहसास हुआ कि वो कितनी छोटी है। कंधे से जरा नीचे आती थी। अब आपकी जितनी तो हो नहीं सकती कभी भी। वो बालों में ब्रश करने लगी। नेकलेस वापस रख दिया था। ना थैंक्स ना कुछ, बस सीधा झगड़ा। वो सोफे पे बैठते हुए बोला, और उसने पलट कर देखा। जज़ाकल्लाह। बेड पर बैठकर जूता पहनते हुए बोली। वैसे ये हील भी किसी बहुत ही माहिर और अक्लमंद ने इजाद की है। अब जरा लंबी लगेंगी। वो हील को दांत दे रहा था और वो उसको घुर के खड़ी हुई। अब वो उसके कंधे तक आ सकती थी। चले, उसने कहा तो वो अपना मैचिंग क्लच उठाते हुए उसके साथ बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। तो क्या लेंगी आप मिसेस अर्जिश अरिशमान? वो मेन्यू उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। अपना नाम सुनकर अर्जिश ने उसको देखा। बड़ी प्यारी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। जो आप लेंगे मैं भी वही लूंगी। उसने मेन्यू कार्ड एक तरफ रख दिया था। अरिशमान ने ऑर्डर लिखवा दिया था। पता ही ना चला 1 साल गुजर भी गया। वो उसको देखते हुए बोला। वक्त यूं ही गुजरता है। हाँ, और उसके साथ चलना और बदलना अच्छा होता है। वो अब भी उसको देख रहा था। बिल्कुल, इतना तो मैंने सीख लिया है आपसे। वो कुर्सी से टेक लगाते हुए बोली। अच्छा, और क्या क्या सीखा है मुझसे? वो टेबल पर कोहनियां टिकाते हुए बोला। बहुत कुछ सीखा है, मगर बताऊंगी नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली। आपकी मर्जी, मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती हैं। उसको हमेशा ही उसकी मुस्कान सुकून देती थी। वो खामोश रही। खाना सर्व हो गया था। आज आपको अच्छी तरह खाना पड़ेगा। वो उसकी प्लेट बनाते हुए बोला था। आप भी जी भर कर खा लीजिएगा, फिर ना जाने कब आए हम होटल का खाना खाने। आपकी यादाश्त पे भी माशाल्लाह है। वो हंसा था और वो भी हंस दी, मगर होटल के इंटरेस्ट पर नजर पड़ी तो मुस्कुराहट सिमट गई थी। नजर जैसे ठहर गई थी। अरिशमान ने उसकी खामोशी को महसूस करते हुए उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, और जैसे उसकी खामोशी की वजह समझ आ गई। नायाब, उसने पुकारा तो वो तवील सांस लेकर रह गई थी। आपने मेरी प्लेट इतनी ज्यादा भर दी। उसने जैसे खुद को कंपोज किया था। वो शशदर रह गया। उसके हौसले की बुलंदी का वो गवाह था। यहाँ का खाना बहुत लजीज होता है, आपको अच्छा लगेगा।
पेट भर कर खाइएगा। उसने मुस्कुराते हुए वही बात की तो वो भी हंस दिया। उसने फाइक को देखा था मगर वो उसको ना देख सका था, मगर वो अरिशमान का साथ कबूल कर चुकी थी। उसने दोबारा नहीं देखा था। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया। कॉफी हमेशा की तरह उसने घर जाके ही पीने को कहा था और उसने मुस्कुरा के ओके कहा। बिल पे करने के बाद वो जब जाने लगे तो फाइक की नजर उन पर पड़ी थी। उसके लिए जैसे वक्त थमा था। अर्जी, इस नाम ने अर्जिश के कदम यकदम जकड़ लिए थे। इस पुकार ने उसको रोक दिया था। उसने अरिशमान को देखा, बेसाख्ता देखा, जैसे डर के जो रुक गया था। चले अरिशमान, वो लरजते हुए लहजे में बोली थी। किससे भाग रही हैं आप? मैं हूं आपके साथ, मिलने इनसे। अरिशमान ऐसा भी कह सकता है, वो गुमान तक ना कर सकती थी। वो खुद ही उसको लेकर फाइक की मेज पर आया। अर्जिश, तुम यहाँ? वो खड़ा हो गया था जैसे किसी ट्रांस में आकर, किसी बेयकीनी की कैफियत में। क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकती यहाँ? उसने अरिशमान का हाथ मजबूती से पकड़ा था। तुम कब आई? और ये? वो उसके साथ खड़े मर्द को देखकर हैरान हुआ था। ओ, ये अरिशमान है, मेरे हस्बैंड। तुमने शादी कर ली? कब? क्यों? क्या ये हक बस तुम्हें हासिल था? आज हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है। ये अलीजे तो नहीं लगती। और फिर इस लड़की को देखकर कहा जो एशियन हरगिज नहीं लगती थी। बहुत बदल गई हो अर्जिश। कहाँ सुना था ये तंज आमेज लहजा, सुना था इस लड़की का। अच्छा होता है, वरना वक्त तो गुजर ही जाता है। क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात नहीं कर सकती? उसके लहजे में इल्तजा थी। अर्जिश ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन अरिशमान ने उसके शाने पे हाथ रखकर उसको जैसे इजाजत दी थी। अर्जिश ने कितने ही लम्हे उसको देखा और अस्बात में सर हिलाया और उसकी मेज पर बैठ गई। अरिशमान वापस अपनी मेज पर चला गया था। वो लड़की वहां से उठ गई थी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? उसका सर झुका हुआ था। कैसी माफ़ी? मैंने नेशनलिटी की लालच में उस क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली। अम्मी और आफाक से भी झूठ बोला। वो लोग यहाँ आए तो सब हकीकत पता लगने पर मुझे छोड़ गए। मगर इन 5 सालों में मैं एक पल खुश नहीं हुआ अर्जिश। ना जाने तुम तीनों में से किसकी बद्दुआ लग गई। अब तो अम्मी भी नहीं रही और वो आफाक मुझे तुम्हारा मुजरिम कहता है। मुझसे कई कई महीने नहीं मिलता। अम्मी के जनाजे वाले दिन उसने मुझसे ताल्लुक तोड़ लिया। वो रो रहा था मगर वो साख्त थी। खाला चली गई और तुम इतने कठोर थे फाइक कि मुझे बता ही ना सके। तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। तुम मुझे माफ़ कर दो अर्जी, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। वो उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। वो जब्त के कड़े मराहिल में थी। इन 5-6 सालों में वो कितनी खस्ता हाल हो गया था, मगर वो जानती थी अब की बार पिघल गई तो कभी सिमट ना सकेगी। सज़ा और जज़ा आखिरत पर ही मुनहसर नहीं है फाइक। जिंदगी खुद भी सज़ा देती है। हाँ, तुमसे मोहब्बत की थी मगर वो लड़कपन की नादानियाँ थी। दीवाना बन था। अब बात पुरानी हो चुकी है। अब मैं पिघल नहीं सकती। वो इस शख्स को वो देख रहे हो ना, मोहसिन है मेरा। तुम्हारी वजह से खुदकुशी करने गई थी तो इसने ही मुझे जिंदगी से दोबारा जोड़ा था। मुझे आज एतबार है तो बस इसी शख्स पर। अब फाइक कौन था मैं नहीं जानती। वो चंद लम्हे को रुकी और अरिशमान को देखा जो उसी को देख रहा था। कोशिश करना फाइक, आइंदा मेरे सामने मत आना। आज मेरी नई जिंदगी है, एक वफादार हमसफर है। मुझे अब किसी गैर की जरूरत नहीं है। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई और वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गई थी। मेरी बात सुनो अर्जी, वो इल्तिजा कर रहा था। बस फाइक, मैं सब खत्म कर चुकी हूँ और याद करो मैंने कितनी इल्तिजाएं की थी मगर तुम रुके नहीं थे। कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं। मुझे मत रोकना क्योंकि तुम्हें दिल से ठुकरा चुकी हूँ। कहकर वो आगे बढ़ गई थी। अरिशमान कार में उसका वेट कर रहा था। वो कार में बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। रोने क्यों लगी थी? ये मेरे आखिरी आंसू थे। आपका साथ कबूल है, अब नहीं रोऊंगी। सारे हिसाब बेबाक कर आई हूँ। एक लफ्ज भी उसको हमदर्दी का नहीं बोल सकी और मुझे अपने इस फेल पर कोई निदामत नहीं। चले अब घर चले। उसने दोनों हाथ चेहरे पर फेरे थे। उसने सर हिलाकर कार स्टार्ट कर दी थी। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। आप परेशान मत हो। वो बेड पर उसके करीब बैठा जहां वो आंखें मूंदे बैठी थी। नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ अरिशमान, उसने पुकारा था। बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी। वो सर उसके कांधे से टिका के बोली। वो जरा हैरान हुआ। बोले, आप मुझसे कहते हैं ना कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं खुद को यही समझाती रही कि मुझे भी इसका बदला देना चाहिए, मगर मैं आपको कुछ नहीं दे पाई, कभी नहीं कह पाई। मगर आज दिल का बोझ उतर गया है। आज कहूंगी कि वो सुनने को बेताब हुआ। मुझे मोहब्बत है आपसे, दिल की गहराइयों से एतमाद करती हूँ आप पे। मुझे यकीन था कि आपका दिल जीत लूंगा क्योंकि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। वो उसके बालों में हाथ फेर के बोला, आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है। उसके लहजे में इत्मीनान था। पूरे साल बाद आता है और मुझे तो लगता है जैसे कल ही की बात है। अब वो साइड टेबल से कुछ निकाल रहा था। आपका गिफ्ट। उसने बॉक्स उसकी तरफ किया। अरिशमान वो उसको देखकर बोली। बॉक्स में बड़े प्यारे जुड़ाव कंगन थे, बहुत खूबसूरत हैं। आपको अच्छे लगे? वो मुस्कुराया था। बहुत अच्छा, नाइस चॉइस। हाँ, मेरी चॉइस तो वाकई बहुत अच्छी है। कैसे लग रहे हैं? उसने वो कंगन अपनी कलाइयों में सजाकर उससे पूछा था। आप पर हर चीज़ जचती है। वो खिलखिलाकर हंसी थी। अब आपको हम अजनबी तो नहीं लगते ना? नहीं, वो पुरानी बात है। अब अजनबी नहीं रहे तो? वो उसकी तरफ झुकते हुए बोला और बहुत से जज्बात उसके लहजे से आयान थे। तो क्या? वो जानबूझकर नादान बनी थी। मैं बताऊंगा कि क्या? वो मुस्कुराकर बोला। वो एक बार फिर जिंदगी से भरपूर मुस्कान लिए उसको फिजराई बख्श गई थी।
दूर उफक पर डूबते नारंगी सूरज ने भी जाते जाते खिड़की से अंदर झांका था और उनकी खुशियों को देखकर चुपके से मुस्कुराया था और खामोश दुआएं देते हुए निकल गया था। एतबार आने में देर तो लगती है, मगर दिल से आ जाए तो सारी उम्र संवर जाती है। मोहब्बतें इकट्ठी करना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। और जब प्यार करने वाला सच्चा और मुखलिस हो तो मोहब्बतें खुद दौड़कर आती हैं और उनको मुस्कुराकर कबूल करना होता है। मोहब्बत है वो जज्बा जिसमें जिस्मों की तलब बेमैनी होती है, क्योंकि यही तो वो जज्बा है जिसे ईमान कहा गया है।